हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आज जो है हम सेफ्टी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, सारे ट्रेड जितने भी आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए एग्जाम दोगे आप या आगे आरआरबी एएलपी के लिए जो एग्जाम होगी, तो उसमें ये सारे ट्रेड में जो है ये टॉपिक कॉमन है। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, ये टॉपिक पूरा अच्छे से देखेंगे, प्लस इसके क्वेश्चन भी साथ ही साथ देख लेंगे। तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ये मेरे बहुत पहले के नोट्स है, एक्चुअली अराउंड 2018 के नोट्स है, जब मैंने आरआरबी एएलपी के लिए प्रिपरेशन किया था। ठीक है, वो हैंड रिटन नोट्स है। तो मैं अभी इसको डिजिटलाइज कर दूंगी अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते, और फिर आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो कैसे याद रखना है, कौन सी चीजें कैसे याद रखनी है, इसके बारे में बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, और कहाँ से क्वेश्चन आता है और क्या क्वेश्चन आता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 20-25 मिनट थ्योरी चलेगी और 10 मिनट में आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। और सेफ्टी टॉपिक को इससे ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स में सेफ्टी टॉपिक बहुत ज्यादा आता है। जो एनएफएल का पेपर होता है ना, इलेक्ट्रिशियन सॉरी टेक्नीशियन का, एनएफएल का, वहां पर ही सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सेफ्टी का टॉपिक बहुत लंबा आता है। उसमें सारे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेफ्टी एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक वहां पे 10 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ आप नॉर्मल देखोगे तो आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको, सपोज आप अगर आईटी इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इतना ज्यादा सेफ्टी को जो है तवज्जो देने की जरूरत नहीं, टेक्निकल पे ज्यादा आप ध्यान देना। और सेफ्टी को सिर्फ 2 मार्क्स के लिए कंसिडर कर लेना, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, दैट्स इट। अगर आप आरआरबी एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी वहां पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, नॉट 2 भी मार्क्स में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये 20-25 मिनट का वीडियो आपको 1 मार्क्स देके चला जाएगा, ये एक क्वेश्चन का आंसर देके चला जाएगा। बाकी आप इसरो टेक्नीशियन का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसरो टेक्नीशियन में ज्यादातर सेफ्टी के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है। एक आधा दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज वहां पर भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए सेफ्टी की। तो देखो, सेफ्टी में मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी। कुछ यहाँ पे मैंने टॉपिक रखे हैं, ये एक्चुअली आपकी जो निमी की बुक है उसी का टोटल जो है कॉपी किया गया है। बस थोड़ा सा एडिट किया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम ना आए इस वजह से। तो देखो, सेफ्टी क्या होती है। सेफ्टी आपको, आप एज अ आईटी इंस्ट्रक्टर या फिर आप कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी सेफ्टी बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपकी भी होती है और आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी भी होती है। साथ ही साथ आपके जो कोवर्कर है उनकी जिम्मेदारी होती है, और आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपकी खुद की जान बचाए और अपने कोवर्कर की भी जान बचाए। तो सेफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं कि भाई आपके जो है लंबे बाल नहीं होने चाहिए, छोटे से बाल रखो। क्यों? अगर लंबे बाल रखोगे तो शायद हो सकता है कि मशीन पे काम करते करते आपके बाल अटक जाए। मैंने अपने खुद के जिंदगी में ये सीन देख रखा है, बाप रे बहुत भयानक सीन। मैं डिप्लोमा कॉलेज में जब थी, अ, तो फर्स्ट ईयर में होता है ना कि सारे ब्रांचेस वाले एक साथ इकट्ठा जो है लास्ट में जब सबमिशन करना होता है तो सारे लोग लिथ मशीन पे लगे पड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत सारे मशीन अवेलेबल थी, बट हाँ, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की मशीनों की हालत क्या होती है। एक बंदी बस मस्त से कर रही थी, वहां पे टर्निंग कर रही थी, और उसके जो है बाल बहुत लंबे, बहुत ज्यादा लंबे, और उसका वहां पे चक में, ठीक है, चक में बाल चला गया, और उसने इतने जोर से चीखा था। और सब कुछ फिर स्विच ऑफ वगैरह किया गया, फटाक से जाके मेन स्विच बंद कर दिया था जो भी हमारे टीचर थे वहां पे। बट उस बंदी के फिर बाल काटने पड़े, थैंक गॉड कि उसका ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, जस्ट उसके बाल काटने पड़े। तो इतना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो देखो, लॉन्ग हेयर रखना नहीं है आपको, शॉर्ट हेयर रखना है जब भी आप मशीन पे काम कर रहे हो। और ये जो शार्प टूल्स होते हैं ये जेब में मत रखो। एक तो आप शार्प टूल रखोगे तो आपकी जेब से गिर जाएंगे और आपको लगेंगे, तो प्लीज जो है शार्प टूल मत रखना। अगर रख भी रहे हो शार्प टूल, जैसे स्क्राइबर वगैरह है, तो उसके ऊपर वो कॉर्क लगा दो, ठीक है। देन सेफ स्लीव टाइटली रोल्ड, ये जो है लड़के लड़कों को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि भाई आपके जो स्लीव्स है, आपकी जो आस्तीन है, ठीक है, उसको अच्छे से आप ऊपर तक रोल करो, ओके। बटन मिसिंग, इस तरह का शर्ट मत पहनो, ढीला ढाला शर्ट मत पहनो, टाइट शर्ट पहनो, इस तरह का बटन मिसिंग शर्ट मत पहनो। सारे जो बटन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फास्टन होने चाहिए। और ध्यान दीजिए, मैं ऐसे सिर्फ यूं ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और ये इतने इजी क्वेश्चन भी कभी कभी होता है कि पैनिक एंजाइटी अटैक में आप लोग गलत कर दो। तो सारी चीजें ध्यान से सुनना है आपको, क्या। देन लूज कप्स भी नहीं रखने हैं, वही बात है। ओवरऑल करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका पैंट ढीला है, ओवरऑल टू लॉन्ग, ठीक है। पैंट इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ जो है आपके बराबर होना चाहिए, बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 फीट के इंसान को 7 फीट का ड्रेस पहना दिया, नहीं,
ऐसा मत करना, ठीक है। देन ये जो कह रहे हैं कि बूट्स पहनो सेफ्टी बूट्स पहनो, नॉर्मल बूट्स मत पहनो। पता चला कि आप लोग चले गए स्नीकर्स पहन के, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग एटीट्यूड है बंदे का काम करने का, और ये राइट एटीट्यूड है बंदे का काम करने का। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो सेफ्टी है आपकी, सेफ्टी वर्कशॉप में उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। कितने? 3 कैटेगरी में, और हर एक कैटेगरी से एक क्वेश्चन आता है। तो इतने पॉइंट्स हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इतने पॉइंट्स हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 कैटेगरी में कौन कौन है? जनरल जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। जनरल सेफ्टी क्या होती है? कीप द फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। जहां पर आप काम कर रहे हो वो सब कुछ क्लीन एंड क्लियर रखो। मूव विथ केयर इन वर्कशॉप, डू नॉट रन, इधर उधर मत भागो, ठीक है। ये भी जनरल सेफ्टी के अंडर आता है। जब आप पढ़ोगे इसको पहली बार और ऑप्शन देखोगे एग्जाम में, आप सोचोगे यार ये पर्सनल सेफ्टी के अंदर आता होगा, लेकिन ये पर्सनल सेफ्टी के नहीं अंदर आता है, ये आता है जनरल सेफ्टी के अंदर। भले ही आप ही को कहा जा रहा है, लेकिन ये जनरल है, ठीक है। डोंट लीव मशीन विच इज इन मोशन, जो मशीन मशीन चल रही है, चक वगैरह जो है आपका रोटेट कर रहा है, और आप लोग इधर उधर चले गए, घूमने चले गए, वहां पे चक्की लगा दिया, भाग गए, तो दिक्कत हो सकती है। डोंट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन अनलेस ऑथोराइज टू डू सो, आपको जब तक बताया ना जाए या आपकी अथॉरिटी ना हो तब तक प्लीज उस मशीन को हाथ मत लगाओ। ओके। डोंट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड्स, ऐसे पता चला कि भाई इतनी बड़ी जगह है आपकी वर्कशॉप में, फिर भी आप वहां से ही गुजर रहे हो कि जहाँ पे शॉर्टकट है ये सोच के गुजर रहे हो, लेकिन ऊपर जो है बहुत बड़ा जो कंटेनर वहां पे ओवरहैंग करके रखा हुआ है, कब गिरेगा और कब आप पिचक जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज ध्यान से सस्पेंडेड लोड के अंदर मत चलना है, ऐसे कह रहा है ये। डोंट कट प्रैक्टिकल जोक्स वाइल ऑन वर्क, पता चला कि आपने कोई जोक मारा, आपका कोवर्कर हंसा, हंसते हंसते गिर पड़ा तो भाई मर गया तो क्या करेंगे? जोक लेके आपका, है ना। तो ये जनरल सेफ्टी के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? जनरल सेफ्टी के अंडर आता है। नेक्स्ट है आपका यूज करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब, ये भी जनरल सेफ्टी के अंडर आता है। आप टूल पढ़ते ही लोगों को लगेगा ये मशीन सेफ्टी के अंडर आता है, नहीं, दिस कम्स अंडर जनरल सेफ्टी। ओके, यूज द करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब, देन कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइप आउट स्प्लिट ऑयल इमीडिएटली, जो भी आपने लुब्रिकेंट वगैरह गिरा रखा है या कूलेंट वगैरह गिरा रखा है उसको तुरंत से उसको साफ करो। रिप्लेस वर्न आउट और डैमेज टूल्स इमीडिएटली। नेवर डायरेक्ट कॉम्प्रेस एयर एट योर सेल्फ और एट योर कोवर्कर, पता चला कॉम्प्रेस एयर आप इस्तेमाल करते हो आपकी मशीन क्लियर करने के लिए या क्लीन करने के लिए, और आपने क्या किया, फनी फनी वे में आपके ऊपर भी वो जो है कॉम्प्रेस्ड एयर ली या फिर आपके कोवर्कर के ऊपर ली। तो हो सकता है कि कभी आपके कोवर्कर का ध्यान ना हो और आपने अचानक से उसके ऊपर कॉम्प्रेस्ड एयर जो है मारी, तो वो एकदम से बेचारा जो है शॉक हो जाए और फिर उसका जो है बैलेंस बिगड़ जाए, ठीक है। बैलेंस बिगड़ जाए, तो बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या, एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इंश्योर एडिक्वेट लाइट इन द वर्कशॉप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा था, इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग होता है ना, 1 डेढ़ महीने का ट्रेनिंग, तो हमें एक कंपनी में भेजा गया था, ठीक है। तो उस कंपनी में इतने छोटी सी जगह में, छोटा सा कमरा था, आई थिंक 20 बाई 10 का कुछ छोटा सा कमरा था। उस कमरे में 5 से 6 मशीन लगा दी गई थी, और वेंटिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे दम घुटता था वहां पे, लोग फिर भी कैसे काम करते थे। वहां पे जो है नेचुरल लाइट्स बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है। तो ऐसा ना हो, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए वर्कशॉप में। आप देखो आपके कॉलेजेस के वर्कशॉप कितने बड़े बड़े होते हैं, क्यों? कॉलेजेस के पास बहुत जमीन है इसीलिए, या फिर गवर्नमेंट ने जमीन दे रखी इसलिए? नहीं, वहां पे एक्सीडेंट ना हो इसलिए वो जो वर्कशॉप से इतने बड़े बड़े बनाए जाते हैं। वहीं क्लासरूम्स हमारे छोटे छोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई क्लासरूम में क्या ही एक्सीडेंट होगा, है ना। इस वजह से क्लीन द मशीन ओनली व्हेन इट इज नॉट इन मोशन, पता चला कि चक फिर रहा है, घूम रहा है मस्त से लेद मशीन में, और आप कपड़ा लेके चले वहां पे साफ करने के लिए, हाथ टूट जाएगा आपका, ठीक है। स्वीप अवे द मेटल कटिंग्स एंड नो एवरीथिंग अबाउट मशीन बिफोर यू स्टार्ट इट। तो आपकी जो जनरल सेफ्टी है, जनरल सेफ्टी पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो 2 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट आपको स्टार मार्क करके दिए है, ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज इसे ध्यान में रखना है आपको और इसको याद कर लेना है। देन आपकी आती है पर्सनल सेफ्टी। अब पर्सनल सेफ्टी के अंडर जितने भी पर्सनल पॉइंट्स ये सारे आ जाते हैं, जैसे वन पीस ओवरऑल पहनना है, या फिर इसी को बॉयलर सूट कहते हैं। वन पीस ओवरऑल माने ये जो सूट है ना,
ये वाला जो इस साइड में इस बंदे ने पहन रखा है, ये आप डंगरी कहते हैं, देखो डंगरी लड़कियां पहनती है, या फिर हम लोग बचपन में पहना करते थे, बॉयज को भी पहनाते हैं डंगरी। क्या होता है उसमें, आप पूरा इकट्ठा उसको पहनना पड़ता है, पैरों से लेके फिर डायरेक्टली ऊपर तक आता है, एंड देन यू जिप इट, ठीक है, जिप करते हैं उसको, तो उसे कहते हैं बॉयलर सूट। देन कीप द ओवरऑल बटन फास्टन, ठीक है, सारे जो बटन है आपके लगे हुए होने चाहिए। पता चला कि कॉलर के बटन खोल के फैशन कर रहे हो ये, और मर गए, क्या होगा फैशन का, कुछ नहीं होगा फिर। डोंट यूज टाइज एंड स्कार्फ्स, ठीक है, वर्कशॉप में काम करने जा रहे हो, किसी बड़े से कंपनी में कंसल्टेंसी में काम नहीं करने जा रहे हो जहां पे टाई वगैरह पहन के जाए, या फिर घर पे बोल के जा रहे हो कि भाई मैं कंसल्टेंसी में काम करता हूँ, और पता चला आप जा रहे हो यहाँ पे वर्कशॉप में काम करने, तो भाई टाइज एंड स्कार्फ्स नहीं पहनना है। जैसा देश वैसा भेष, ओके, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, रोल अप द स्लीव्स टाइटली अबव द एल्बो, wear safety shoes और boots, cut hair short, don't wear ring and watch and chain, ठीक है, कितना भी इम्पोर्टेंट या फिर कितना भी पसंदीदा चेन हो या रिंग हो या घड़ी हो, प्लीज मत पहनो। हो सकता है मशीन में आपका हाथ वगैरह चले जाए उसकी वजह से। तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मूवी थी, पता है आपको, करीना कपूर की मूवी, उसकी वॉच अक्षय कुमार के पेट में चली जाती है। तो इस तरह के जो वर्क करते हो आप लोग, ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। ये ऐसा लिखा इसीलिए गया है क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। ओके, तो डोंट वेयर रिंग वॉच और चेन, नेवर लीन ऑन मशीन, पता चला कि झुक के देख रहे हो मशीन के ऊपर से किसी और को, वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही है, मर जाओगे। देखो मत, उसको भी देखो मत, और मशीन के ऊपर झुको भी मत। ओके, डोंट क्लीन हैंड्स इन द कूलेंट फ्लूइड, कौन ही करेगा कूलेंट फ्लूइड में जो है हैंड वॉश, बट फिर भी डोंट क्लीन योर हैंड्स इन कूलेंट फ्लूइड। डोंट रिमूव गार्ड्स व्हेन द मशीन इज इन मोशन, देखो जब ग्राइंडिंग मशीन पे आपने कभी काम किया है क्या? हमने, देखो मेरे जिंदगी में मैंने प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया किए हैं, बहुत ही टचवुड मेरा कॉलेज इतना बढ़िया था, वहां पे प्रैक्टिकल सबको करने पड़ते थे। ऐसा नहीं था कि भाई पैसे देके प्रैक्टिकल करा लो, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता था, तो हमने बहुत प्रैक्टिकल किए हैं, सारे जॉब्स खराब किए हैं, फिर से बनाए हैं। तो ग्राइंडिंग मशीन करते समय एक बार क्या हुआ था, ग्राइंडिंग मशीन पे मैं काम कर रही थी, और मैंने क्या किया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था, उसको मुझे शार्प करना था। और हमारा जो इंस्ट्रक्टर थे वहां पे, उन्होंने कहा कि मैडम ये आप शार्प कर लो। और मैं गई फॉर्म फॉर्म में, जैसे मुझे ग्राइंडिंग मशीन, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है वैसे गई और मैंने शुरू कर दिया। वो इतना भयानक, मैंने उसका गार्ड भी नहीं लगाया था, गार्ड लगाना होता है ग्राइंडिंग मशीन का, गार्ड जो है रिप्लेसेबल था, मतलब उठाकर आप लगा सकते थे उसको। भाई इतना भयानक, वो पूरा जो है मेरे ओढ़नी पर उसके जो स्पार्क्स है, ठीक है, इतने भयानक, पूरी मेरी ओढ़नी पे जो है ऐसे होल पड़ गए थे। और एक बार क्या हुआ था, लेथ मशीन पे ही काम कर रही थी और लुब्रिकेंट पूरा उड़ गया था, ठीक है। तो ये भाई मैंने पर्सनली जो है, ये वाली चीज, ये मैंने पर्सनली फील की है, ठीक है। तो डोंट रिमूव योर गार्ड्स व्हेन मशीन इज इन मोशन, ओके। देन डोंट यूज क्रैक्ड और चिप्ड टूल्स, ये देखो अभी इसको जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ पढ़ते समय, कि भाई ये मशीन सेफ्टी में आएगा, है ना, लेकिन ये मशीन सेफ्टी में नहीं आता है, ये आता है आपकी पर्सनल सेफ्टी में। यही दिक्कत है सिर्फ, पॉइंट्स बहुत बोरिंग लगते हैं। इसको अगर आप किसी कहानी के साथ मिला दो, या फिर सोचो कि भाई ये सेफ्टी किसके अंदर आता होगा, या पॉइंट किसके अंदर आता होगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्रैक और चिप टूल्स नहीं यूज कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है, ये पर्सनल सेफ्टी के अंडर आ रहा है, ओके। डोंट स्टार्ट द मशीन अंटिल, कोई भी मशीन स्टार्ट मत करो जब तक आपको पता चले कि भाई जो वर्कपीस है वो आपने बहुत बढ़िया तरीके से माउंट कर रखा है, जो मशीनरी फीड मशीनरी है वो न्यूट्रल पोजीशन पे है, और जो वर्क एरिया है वो क्लियर है, ठीक है, तब तक आप मशीन चालू नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डोंट एडजस्ट क्लैम्प्स और होल्डिंग डिवाइसेस व्हाइल द मशीन इज इन मोशन, ठीक है, पता चला कि भाई आप क्या कर रहे हो, चालू है मशीन, और आपको पता चला मैंने वो क्लैंप बराबर नहीं बिठाया है, जो भी यू क्लैंप है, सी क्लैंप में जो यूज कर रहा हूँ मैंने उसको टाइट नहीं किया है, तो आप वहां पे टाइट करने लग गए, ड्रिलिंग हो रही है ऊपर से और आप उसको वहां टाइट करने लग गए। आप भी जाओगे, वो मशीन भी खराब हो जाएगी, वो वर्कपीस भी खराब हो जाएगा, सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो चालू मशीन में कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान रखो। और चालू मशीन में कुछ नहीं करना है, ये किसके अंडर आ रहा है, ये आपके पर्सनल सेफ्टी के अंडर आ रहा है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कौन सा पॉइंट किसके अंडर आ रहा है, पर्सनल सेफ्टी के अंडर आ रहा है, कि चालू मशीन के अंदर कुछ नहीं करना।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेवर टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स। ठीक है, पता चला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हैंडल कर रहे हो और आपके हाथ है गीले, क्या होगा, चिपक जाओगी, चिपक जाओगी, सीधा वहां पे चिपक जाओगे। तो जो है ये पर्सनल सेफ्टी के अंदर आता है। अब ये देखो, ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंटरेस्टिंग है। ये नहीं, ये वाला, इंश्योर वाला, डोंट यूज एनी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई करंट से तो देखो सबको ही डर लगता है, हाँ, करंट से सबको डर लगता है, तो ये तो पर्सनल सेफ्टी के अंडर आ ही गया। ये पॉइंट देखो, इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड बाय एन अथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन ओनली। अब जो आपकी कंपनी में या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां पे जो भी कनेक्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, वो सारे कनेक्शन जो है एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन से ही आपने किए हैं या करवाए हैं। ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपके पर्सनल सेफ्टी के अंदर। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई बंदे को जो बुला रखा है वो बंदा सर्टिफाइड है या नहीं वो काम करने के लिए। तो ये पर्सनल सेफ्टी का अंडर था, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने लायक है। ये पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट ये पॉइंट से क्वेश्चन आया था, देखो आपके कहाँ गया, डोंट यूज टाइज एंड स्कार्फ, डोंट वेयर रिंग एंड चेन, ये पॉइंट से क्वेश्चन आया था, ये पॉइंट से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, हैव अ काम एटीट्यूड। तो ये वाला चीज मैं आपको कहूंगी, जब आप एग्जाम भी दे रहे हो तो प्लीज बहुत ही काम एटीट्यूड से आप एग्जाम देना और हर पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो गलती नहीं होगी आपकी एग्जाम में। डोंट थिंग्स इन मेथोडोलॉजिकल वे, डू थिंग्स, सॉरी सॉरी, डू थिंग्स इन मेथोडोलॉजिकल वे। तो जो भी काम कर रहे हो वो एक जो डोमिनोज वाला इफेक्ट होता है उसी हिसाब से करना है भाई, पहले जो करना है वही सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजी वाइज उसी तरह से करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। डोंट एंगेज योर सेल्फ इन कन्वर्सेशन विद अदर्स व्हाइल कंसंट्रेटिंग ऑन योर जॉब, ये हमारे लिए है, जैसे हम एक्सट्रोवर्ट है तो हम बहुत बातें करते हैं, तो भाई काम करते समय एटलीस्ट अपना भी टाइम वेस्ट ना करो और दूसरों का भी टाइम वेस्ट ना करो और काम करो, सीधे सीधे ये कह रहा है ये। डोंट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो अब ये समझ लो, डोंट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन ऑफ अदर, सबके लिए है ये। डोंट ट्राई टू स्टॉप और रनिंग मशीन विथ लोड्स, सॉरी विथ हैंड्स। तो जो भी मशीन चल रही है और आपने उसको बाहुबली की तरह रुकाने की कोशिश की, हाथ से नहीं होगा, तो करना भी मत। देन आता है अब मशीन सेफ्टी का पॉइंट। मशीन सेफ्टी में सबसे पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम का क्वेश्चन है। कुछ भी हो जाए मशीन में, फटाक से स्विच ऑफ करना है आपको। ठीक है, स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग, यही एग्जाम का क्वेश्चन है, यही पॉइंट आता है, कितनी भी बार पूछ लो, फिर भी हमें पूरा पढ़ना है। कीप द मशीन क्लीन, रिप्लेस एनी वर्न आउट और डैमेज एक्सेसरीज, होल्डिंग डिवाइसेस, नट्स बोल्ट्स एक्सेट्रा एज सुन एज पॉसिबल। तो मशीन से रिलेटेड है, ठीक है, मशीन का ही पार्ट है ये सारा, तो ये मशीन सेफ्टी में आ गया। डू नॉट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग मशीन until you know how to operate it properly। किसी को इम्प्रेस करने के लिए किसी मशीन को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है until and unless you know everything about that machine। okay, do not adjust tool or workpiece unless the power is off। ये वाला एक है पॉइंट, और एक पॉइंट है यहाँ पे स्पीड का एक पॉइंट है, हाँ, स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बस दो ही है यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड्स बिफोर स्विचिंग ऑफ। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक फीड पे रखते हैं, कब थ्रेड कटिंग की क्या आपने कभी लेथ मशीन पे, तो हम क्या करते हैं वहां पे ऑटोमेटिक फीड पे रख देते हैं। तो ऑटोमेटिक फीड जो है, थ्रेड आपकी थ्रेडिंग जो है आपने कर ली, कंप्लीट कर ली, देन आप स्विच ऑफ करके निकल जाते हो। स्विच ऑफ नहीं करना है, उसके पहले आपको जो आपने ऑटोमेटिक फीड पे रखा गया है मशीन को, उसको डिसएंगेज करो और उसको मैनुअल फीड पे करो, मैनुअल फीड पे करके निकलो फिर स्विच ऑफ करके। ओके, चेक ऑयल लेवल बिफोर स्टार्टिंग द मशीन, किसी किसी मशीन में जो है ऑयल लेवल बरकरार रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वहां पे चेक करना होता है आपको। नेवर स्टार्ट अ मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड्स इन पोजीशन, ये तो पता ही है। हाँ, टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर द मशीन इज स्टॉप। ठीक है, ऐसे आपको कहा गया कि भाई 50 mm का आपको जो है सिलेंडर बनाना है, तो टर्निंग किया, टर्निंग करते करते ही आपने वहीं पर मशीन पे, हमारा इंस्ट्रक्टर ऐसे ही करता था, वो इतना ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, उनका आईटीआई हो रखा था, देन ही लाइक स्विच टू इंजीनियरिंग कॉलेज एज अ इंस्ट्रक्टर फॉर दैट, लैब असिस्टेंट कहते हैं ना हम लोग वहाँ पे।
तो वो सर ऐसे मतलब फटाक से वर्नियर कैलिपर उठाते थे और चालू मशीन में स्पीड थोड़ा कम करते थे चक की, और चालू मशीन में जो है सबके सामने करते थे। हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छोटे छोटे बच्चे, क्या ही उनसे हम लोग ना रोल मॉडल देखो ना, हमारे ही हमारे सामने। बट ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये किसके अंडर आता है? ये मशीन सेफ्टी के अंडर आता है। मशीन सेफ्टी के अंडर कैसे कि भाई वो वर्नियर कैलिपर पकड़ लिया आपने, वो देख रहे हो, लेकिन वर्नियर कैलिपर भी घुस जाएगा वो मशीन के अंदर और मशीन भी खराब हो जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए। तो जब भी मेजरमेंट लो, मशीन को स्टॉप करो, उठाओ आपका वर्कपीस एंड देन मेजरमेंट लेना है। ठीक है। यूज वुडन प्लैंक्स ओवर द बेड व्हाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग हेवी जॉब्स। तो ये लेथ मशीन का ही मैं फिर से एग्जांपल दूंगी। देखो, जब हम लोग थ्री जॉ चक को हटाते हैं और फोर जॉ चक को लगाते हैं, जब अलग अलग हमें ऑपरेशन करने होते हैं, तो फोर जॉ चक बहुत हेवी होता है, तो उसको लगाने से पहले नीचे वुडन प्लैंक लगाया जाता है। ये भी एक प्रैक्टिकल का ही भाग है हमारे में। ठीक है। तो क्या कहा है ये स्लोगन? क्या कह रहा है? सेफ्टी इज अ कंसेप्ट, अंडरस्टैंड इट, सेफ्टी इज अ हैबिट, कल्टिवेटेड। तो सेफ्टी एक कंसेप्ट है भाई, उसको समझ लो, और सेफ्टी एक आदत है, उसको लगा लो। ठीक है, आदत बना लो। देन ये सॉफ्ट स्किल के बारे में इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। देन आपका आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है आपका? ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में दो प्रकार के ये इक्विपमेंट होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका नॉन रेस्पिरेटरी, दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी। तो कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, पीपीई, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यही पूछता है। तो मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और आप मेरे साथ तुरंत ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। सपोज ये कोई बंदा है और इसने ये हेलमेट पहन रखा है। ठीक है, ये हेलमेट है। ओके। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है पीपीई वन। पीपीई पीपीई वन, इट्स ऑल अबाउट हेड की सेफ्टी, मतलब हेलमेट के बारे में बोल रहा है। ठीक है। पीपीई वन मतलब सीधा हेलमेट। पीपीई टू, पीपीई पीपीई टू मतलब ये आपकी सेफ्टी फुटवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही इसको याद करो, ऐसे वरना याद नहीं होगा। मैंने जैसे बता रहे वैसे, पीपीई वन हाथ सर के ऊपर रखो, पीपीई वन अबाउट हेलमेट, पीपीई टू पैर के ऊपर हाथ रखो, पीपीई टू इज अबाउट सेफ्टी फुटवेयर। देन पीपीई थ्री, पीपीई पीपीई थ्री इज ऑल अबाउट आपकी नाक, रेस्पिरेटरी। तो ये कहाँ पे आएगा? पीपीई थ्री आएगा आपका यहाँ, रेस्पिरेटरी में। पीपीई थ्री, तो ये रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट के बारे में बताता है, नोज को कवर करने के बारे में। रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट में क्या आएगा? मास्क आएगा। सबको पता है कोविड की वजह से मास्क का, तो सबको पता है। देन आपका पीपीई थ्री हो गया। अब आता है पीपीई फोर। तो पीपीई फोर इज ऑल अबाउट हैंड एंड आर्म्स। तो जितने भी इक्विपमेंट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर, जो हाथों के लिए और आपके हाथों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्म्स के लिए वगैरह, वो सारे पीपीई फोर के अंडर आते हैं, आर्म्स एंड हैंड्स। अब कौन सा नंबर बचा? पांचवा, पीपीई फाइव। तो पीपीई फाइव जो है, ये आपकी खूबसूरत नैन और फेस के बारे में बताता है। पीपीई फाइव, पीपीई फाइव आईज एंड फेस। पीपीई सिक्स, पीपीई सिक्स आपके ओवरऑल, ये इसको साइड में लिखना है आपको। पीपीई सिक्स जो है, ये आपके प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात करता है। किसकी? प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात करता है। एंड पीपीई सेवन, ये जो आपके कान मुझे सुन पा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पीपीई सेवन, पीपीई सेवन इज ऑल अबाउट ईयर प्रोटेक्शन। ईयर प्लग वगैरह पहन लिए जाते हैं जब बहुत ज्यादा हार्श मशीनिंग वगैरह हो रही है या फिर हार्श आवाजें आ रही है, तो पीपीई सेवन ईयर प्रोटेक्शन। एंड पीपीई एट, ये आता है आपके सेफ्टी बेल्ट हार्नेस। अब इसको याद करने की कोशिश करो 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। देखो, पीपीई वन, आंखें बंद करो, पीपीई वन, सर को हाथ रखो। पीपीई वन इज ऑल अबाउट हेलमेट, पीपीई टू इज ऑल अबाउट फुटवेयर, पीपीई थ्री इज ऑल अबाउट आपकी रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में नोज प्रोटेक्शन, पीपीई फोर आपके हाथ, पीपीई फाइव आपके आंखें और आपका फेस, पीपीई सिक्स आपका ओवरऑल क्लोथिंग, पीपीई सेवन आपके कान, पीपीई एट सेफ्टी बेल्ट हार्नेस। तो ये जो आपकी नॉन रेस्पिरेटरी है, पीपी जो आपकी इक्विपमेंट आते हैं, वो
दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं, एक नॉन रेस्पिरेटरी, एक रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी में आते हैं आपके PP1, PP2, PP4, PP3 तो यहाँ आ गया ना, PP5, PP6, PP7 और PP8। तो ये जो 6 है मैंने आपको लिखा के दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा के देती हूँ। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या आता है, ओवरऑल जो हम पहनते हैं बॉयलर सूट, उसी को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग कहते हैं। ठीक है, हो गया याद। अब ये आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बस इस डायग्राम को याद करो, और जो मैंने ट्रिक बताई है आंखें बंद करके, भाई वो ही सीक्वेंस याद करना है। पहले सर, फिर डायरेक्टली पैरों पे जाएगा, पैरों पे जाएगा, फिर आंखों आपकी नाक पे आएगा, फिर आपके हाथों पे, हाथों से फिर डायरेक्टली आपके आंखों पे और फेस पे, देन यू गो फॉर ओवरऑल, देन यू गो फॉर योर ईयर, देन यू गो फॉर हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट हार्नेस। सिंपल है। ये मैंने देखो, ये जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी फॉर RRB ALP, तब मैंने ये नोट्स निकाल रखे थे। तब RAC, एक्चुअली मैंने पहले फिटर चूज किया था, फिर बाद में वहां ऑप्शन मिला था, तो मैंने स्विच किया था RAC के लिए, और मेरी बहुत बड़ी गलती थी वो जिंदगी में। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी एक ट्रेड चूज कर लिया, बस उसके पीछे लग के बढ़िया से पढ़ाई करो, क्योंकि ये जो ट्रेड है इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, 2-2 साल पढ़ाते हैं वहाँ ITI के इंस्ट्रक्टर, और हम लोग 3 दिन में या 4 दिन में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ध्यान से कोई भी ट्रेड चूज करो, एक सिंगल ट्रेड चूज करो, और उसको जो है बहुत बढ़िया से पढ़ो, कि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए निकल जाए ऐसे। ठीक है, देन अब पॉइंट आता है आपका 5S के बारे में। 5S, 5S क्या चीज है? देखो 5S एक ये जापानीज कंसेप्ट है, जापानीज मेथोडोलॉजी है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैं उतना ही बताऊंगी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, 5S क्या है? ये एक जापानीज मेथोडोलॉजी है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक जापानीज मेथोडोलॉजी है, और इसमें क्या बताया जाता है कि भाई हाउस कीपिंग किस तरह से करनी है। हाउस कीपिंग माने किस तरह से आप जो है आपका सारा ओवरऑल एटमॉस्फेयर सही कर लो, तो आपकी जो है क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, और आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी। तो इसमें जो है 5 स्टेप है। 5 स्टेप में है सॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो इसमें आपको ये नहीं पूछता है, इसमें आपको क्या पूछता है, इसका जो जापानीज नाम है वो पूछा जाता है। हालांकि हम लोग को जापान में जाके इसका पेपर नहीं देना है, लेकिन वो जो मैं हमेशा वो जो कहावत बोलती हूँ ना, कि जॉब लेने के लिए अगर मुझे जापानीज भी सीखनी पड़े तो मैं उसको अभी सीख लूं, ये एटीट्यूड होना चाहिए, तभी जाके आपको जॉब मिलेगी इंडिया में अभी फिलहाल। तो यही सीन है, यहाँ पे आपको जापानीज सीखनी पड़ रही है। देखो, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? जो चीजों को आपकी जरूरत नहीं है, या जो चीजों की आपको जरूरत नहीं है, वो चीजें उठाओ और साइड में रख दो, या फिर उसको फेंक दो, तो उसको कहते हैं सॉर्ट। और इसी का, सॉर्ट का ही जापानीज वर्ड है सेरी। क्या है? सेरी। ठीक है, सेरी। सेरी क्या कहता है? क्लियर डिस्टिंग्विशली नीडेड आइटम्स फ्रॉम अननीडेड एंड एलिमिनेट द लेटर वन। जो भी जरूरत वाली चीजें है उसको रखो, जो जरूरत वाली चीजें नहीं है उसको निकालो और उसको फेंक दो। फेंक दो यानी कहीं साइड में रखो। सेरी हो गया। देन सेट। सेट क्या करो, कि भाई जो भी आपने निकाल रखा है, जो भी आपको लगने वाली चीजें है, उसको अच्छे से सेट करो। तो इसका जो जापानीज वर्ड है वो है सितोन। सितोन, सितोन है शैतान, इसको ऐसे मत चेक करना प्रोनाउंसिएशन। सितोन है, ये क्या है? सितोन। बस याद करने के लिए मैंने कैसे किया था, सेरी शैतान, ऐसे ही किया था मैंने, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मार्क्स चाहिए वहां पे। ठीक है, सेट। सेट, तो सेट क्या करो, कीप द नीडेड आइटम्स इन द करेक्ट प्लेस टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएट, जो है आपका रिट्राइवल के लिए। जो भी चीजें जरूरत वाली है उसको आपने निकाला, उसको सही से सेट कर दो। सेट करो ऐसे इस तरह से कि भाई तुरंत जाके उसको उठा के निकाल के लेके आ सको। ऐसा नहीं कि सेट कर दिया और फिर ढूंढते बैठ रहे हो, अच्छा पूरा तो सेट कर दिया लेकिन कहाँ क्या सेट किया वो पता नहीं चल रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, थर्ड स्टेप है शाइन। शाइन में क्या करते हैं हम लोग, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। इसी का जापानीज वर्ड है सीसो। क्या है? सीसो। तो सेरी, सितौन, सीसो। सीसो, ओके, ये ई है, सीसो। जस्ट राइट इट डाउन।
देन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि जो भी आपने सॉर्ट किया है, सेट किया है और शाइन किया है, उसको बरकरार रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसकी हैबिट बना लो, उसकी आदत बना लो, यही चीजों को कंटिन्यू करने की। तो स्टैंडर्डाइज को आप जो है इस जापानीज में इसके लिए वर्ड है सिकेत्सु। सिकेत्सु। और लास्ट में है सस्टेन। सस्टेन क्या कि मेंटेन एस्टैब्लिश प्रोसीजर। ये जो भी आपने प्रोसीजर बनाई है इसको मेंटेन करो। जैसे हम कहेंगे कि डिसिप्लिन वे में उसको फॉलो करते जाओ, है ना, उसकी एक जो है आदत जैसे बना लो। तो सस्टेन के लिए यहाँ पे जापानीज वर्ड है शिटसुके। क्या है? शिट सुके। शिट सुके। ओके। तो अब ये जो 5S सिस्टम है, ये कौन सी सिस्टम है? जापानीज मेथोडोलॉजी है, ठीक है। जापानीज मेथोडोलॉजी है। किस लिए इस्तेमाल की जाती है? आपका इसके बेनिफिट क्या है ये पूछते हैं एग्जाम में। तो इसका बेनिफिट क्या है? आपका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका? इंक्रीज इन क्वालिटी। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका? डिक्रीज कॉस्ट। जो भी कॉस्ट लग रहा था इन स्टेप्स को करने से पहले, वो कॉस्ट अब कम हो रहा है बिकॉज आपने ये स्टेप्स फॉलो किए। तो ये जो नाम है ना, यही पूछते हैं कि जो 5S सिस्टम है या हाउसकीपिंग की सिस्टम, जो 5S कंसेप्ट है, ये किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। दूसरा, इसके लिए जो जापानीज वर्ड्स है वो पूछे जाते हैं। तो सेरी, शिटॉन, सीसो, शिकेत्सु एंड शिटसुके। शिटसुके। अब इसको कैसे याद करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद किया था, अपनी ही एक कहानी बनाई थी। सेरी है, सेरी सितान, ठीक है, सेरी सितान। सितान मतलब शैतान, 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 ओके। सेरी को सितौन लेके गया, उसकी सीसो मतलब उसकी सिस्टर उसे ढूंढने चली गई। और शिकेत्सु ये वर्ड मैंने याद ही कर लिया था, इसके लिए कोई कहानी नहीं बनाई थी। और लास्ट में शिट सुके, शिट सुके, तो शिट ये वर्ड से मैंने इसको याद किया था। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस तरह से याद करते हो, अल्टीमेटली आप इंजीनियर हो, तो आपको बेशरम बन के चलना पड़ेगा। और चीजों को याद करने के लिए किसी न किसी कहानी में ढालो या किसी गलत चीज के साथ उसको इंटरलिंक कर दो, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, आपको कितने मार्क्स मिले वहां पे, आपको पूछा क्या जाता है कि कितने मार्क्स मिले। आपको ये नहीं पूछा जाता कि मैं याद कैसे किया था वो टर्म। ओके, ये हो गया 5S सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आते हैं आपके प्रो। ये जो साइंस है, ठीक है, ये जो साइन है, ये आपके कुछ 4 प्रकार के साइंस है, ठीक है। कितने? 4 प्रकार के साइन है। सेफ्टी साइन कहते हैं इसको। सेफ्टी साइन की कैटेगरीज में 4 साइंस आते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रोहिबिशन साइन। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मैंडेटरी साइन। नेक्स्ट वार्निंग साइन और इंफॉर्मेशन साइन। तो आपको ये साइंस प्रोवाइड कर देंगे वहां पे और बोलेंगे कि भाई ये जो साइन है, ये जो चिन्ह बता रहा है, ये किस बारे में बता रहा है और क्या बता रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन साइन के बारे में। तो प्रोहिबिशन साइन का आपको ड्रॉ करना है मेरे साथ। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारे साथ, इकट्ठा बैठेंगे। प्रोहिबिशन साइन, हाँ देखो प्रोहिबिशन साइन, इसको देखो, आंखों आंखों में इसको भर लो। क्या बता रहा है ये किस तरह से है? ये आपको रेड कलर में ड्रॉ किया गया सर्कल है, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर है, बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट है। और जो भी सिंबल है आपका वो है आपका ब्लैक कलर में, ठीक है। जो भी आपका सिंबल है वो कैसा है? वो है आपका ब्लैक कलर में। और जो भी ऊपर से क्या कर रहा है, ये सिंबल को ऊपर ऐसे क्रॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? क्रॉस बार आ रहा है। तो क्या कह रहा है ये कि भाई यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही एक साइन है, ठीक है। दिस साइन इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, ये वाला साइन, इसको याद कर लो। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसकी थ्योरी क्या दी गई है। थ्योरी देखो सिंपल है कि भाई जो प्रोहिबिशन साइन है उसका शेप कैसा है? सर्कुलर है, गोल है। सेकेंड, कलर किस तरह से है? रेड कलर की बॉर्डर है, रेड कलर का क्रॉस बार है और ब्लैक कलर का सिंबल दिया गया है ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। इतना डिटेल में पूछता है एग्जाम में, तो इसी वजह से ध्यान रखना है। बस आंखों में क्या ध्यान रखना है आपको, ये कलरफुल जो इसका साइन है, ये जो कलरफुल इसका जो इमेज है, इसको ध्यान रख लो। इसको ध्यान रख लोगे
यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ये किसका साइन है? ये प्रोहिबिशन साइन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है प्रोहिबिशन साइन से रिलेटेड? इसका मीनिंग क्या होता है? शो इट मस्ट नॉट बी डन। क्या बता रहा है कि भाई ये करना नहीं है आपको किसी भी हालत में। एग्जाम्पल जैसे नो स्मोकिंग। तो ये 3 साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यही उठा के पूछ लेता है। सबसे पहले स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम्स आर प्रोहिबिटेड ओवर हियर। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि जो भी आग है यहाँ पे उसको पानी के साथ मत बुझाओ। पता चला कि जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फेलियर की वजह से लगी है। अब फेलियर की वजह से लगी है किस चीज की? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की। तो वहां पे जाके पानी से आग बुझाने की कोशिश करोगे, खुद भी चिपक जाओगे, खुद भी मर जाओगे। तो यहाँ पे आग अगर लगती है तो उसको पानी से नहीं बुझाना, बाकी कोई भी सैंड वगैरह वहां पे डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पेडिस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है कि यहाँ से चलना मना है, इंसानों का यहाँ से चलना मना है। क्यों? कभी कभी होता है कि कोई रूफ वगैरह है या कोई फ्लोर है वो फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल माने नाजुक होता है कि अगर आप चलोगे उसके ऊपर से, या फिर कभी देखा होगा आपने रोड सेफ्टी के टाइम पे या रोड जब बनते हैं तो वहां पे ये वाला साइन लगा दिया जाता है कि भाई अभी अभी उसके ऊपर सीमेंट लगाया गया है, उसके ऊपर से मत चलो, है ना। चलोगे तो पैरों के क्या निशान उतर जाएंगे, वहां पे कुछ लिखो मत वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? इट इज ऑल अबाउट प्रोहिबिशन साइन। नेक्स्ट सेफ्टी कैटेगरी में दूसरा जो साइन आता है ये है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? भाई इसको फॉलो करना ही है आपको, ये शोज व्हाट मस्ट बी डन, ये करोगे, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है कि ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देखो अब इसका जो है कलरफुल हम देखते हैं, ये है आपका मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइन में क्या दिख रहा है कि भाई आपका ब्लू कलर है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर शेप कैसा है? सर्कुलर है। जो भी सिंबल दिया गया है वो व्हाइट कलर में है, और जो बैकग्राउंड दिया गया है वो ब्लू कलर में है। अब इसको पढ़ो, क्या कह रहा है? शेप सर्कुलर, व्हाइट सिंबल ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। तो आप इसका कलरफुल इमेज देख लोगे ना एक बार, याद हो जाएगा सब कुछ। मीनिंग शोज दैट व्हाट मस्ट बी डन। एन एग्जाम्पल वियर हैंड प्रोटेक्शन। तो ये क्या बता रहा है? ये जो सिंबल है मैंडेटरी सिंबल है। मैंडेटरी सिंबल जो है ये बता रहा है कि भाई आपको हैंड प्रोटेक्शन यहाँ पे लेना है। तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए हमने कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है? PPE 4। PPE 4 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नंबर 4, वो जो आता है हैंड एंड आर्म्स के रिलेटेड। ये क्या कह रहा है? वियर हेड प्रोटेक्शन, कि भाई यहाँ पे ओवरहेड आपका जो भी काम चल रहा है या ओवरहेड यहाँ पे सस्पेंशन लोड्स है, प्लीज आप हेड प्रोटेक्शन पहनो वरना मारे जाओगे। तो पीपीई किस में आता है? ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE 1, ठीक है। जो हेलमेट आता है ये किस में आता है? PPE 1 में आता है। तो हेलमेट की हो गया यहाँ पे PPE 1। नेक्स्ट है वियर आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन मैंने कब क्या कहा था आपको? आई प्रोटेक्शन के लिए PPE 5। देन वियर हियरिंग प्रोटेक्शन। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए क्या है? ये PPE 7। तो ये मैं बता रही हूँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसके अंडर, कौन से पीपी के अंडर आ रहा है, वो किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है? नॉन रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। लेकिन ये साइन कौन से है? ये है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन, और इस मैंडेटरी साइन का मतलब है कि भाई ईयरफोन पहनो, आंखों को जो है बचाने के लिए प्लीज वियर योर आई प्रोटेक्शन, प्लीज वियर योर हेलमेट। देन वियर फूड प्रोटेक्शन। फूड प्रोटेक्शन ये किस में आता है? पीपीई आपका 2 में आता है। देन वियर हैंड प्रोटेक्शन, वियर रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी PPE 3। देन वियर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट PPE 8। यूज एडजस्टेबल गार्ड, ठीक है। ये जो गार्ड है, अब ये विलिंग मशीन का आपका ये कटर है, तो यहाँ पे गार्ड यूज करो आप। क्यों? क्यों गार्ड यूज करो? जब आप लुब्रिकेंट वगैरह यूज करोगे तो स्प्लैश ना हो आपके ऊपर। एंड वॉश योर हैंड। तो ये क्या है? ये है सारे मैंडेटरी साइन की आपके जो है एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका साइन है सेफ्टी साइन में वार्निंग साइन। कौन सा साइन? वार्निंग साइन। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है आपका ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर। येलो कलर का बैकग्राउंड होता है और ब्लैक कलर का सिंबल होता है। क्या कहता है? वार्निंग देता है कि भाई जो भी आप जहां पर भी आप जाने की कोशिश कर रहे हो वहां पे हजार्डस सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है। जो आपका यहाँ एग्जाम्पल दिया है ये एग्जाम्पल बता रहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज्यादा डेंजर है, यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देखो वार्निंग साइंस जो है ये देखो, दिस इज योर वार्निंग साइंस। तो वार्निंग साइन कैसे दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे ये
सर्कुल ये सॉरी ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है। ब्लू आपका जो है येलो कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है, येलो कलर का बैकग्राउंड है, ट्रायंगुलर शेप में है। जो आपकी बॉर्डर है, जो आपकी बॉर्डर है वो कैसी है, ब्लैक कलर की बॉर्डर है। और जो साइन दिया गया है वो भी ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे जो साइंस है ये सारे आपको वार्निंग साइंस पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये वार्निंग साइन क्या कहता है, रिस्क ऑफ फायर, यहाँ पे आग लगने का रिस्क है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक हजार्ड, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिए। ये है लेजर बीम, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये लेजर बीम की वार्निंग दे रहा है यहाँ पे, करेजिव सब्सटेंस की वार्निंग दे रहा है। देन रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, देन रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड ओवरहेड फिक्स हजार्ड, जनरल वार्निंग डेंजर। तो ये जनरल वार्निंग डेंजर आपने नॉर्मली भी देख रखा होगा, आपका फोन का जब मेमोरी वगैरह फुल हो जाता है तो इस तरह का वार्निंग डेंजर देता है। या फिर आपने कभी सफारी यूज की है एप्पल की, तो वहां पे आप जब भी कोई थर्ड पार्टी से कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, भले गवर्नमेंट ही पार्टी क्यों ना हो, और वहां से आप प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड करना चाहो, तो ये जो एप्पल के प्रोडक्ट्स है ये इस तरह की वार्निंग साइन बहुत ज्यादा देते हैं। इस बहुत दिक्कत होता है इसमें। क्या बताता है ये भाई कि रिस्क है, जनरल डेंजर रिस्क के बारे में बताता है। ये क्या है, एक वार्निंग साइन है। ये सिंपल वार्निंग साइन आपने हर जगह देखा होगा, फोन में तो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि भाई ये फाइल आपने नहीं खोली है, ये फाइल डेंजरस है, इसमें वायरस हो सकता है, खोलो मत इसको, वगैरह वगैरह इस तरह के, ठीक है। नेक्स्ट ओवरहेड लोड का वार्निंग साइन। देन फ्रेजाइल रूफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रेजाइल रूफ की जो है ये वार्निंग है। देन फोक लिफ्ट ट्रक, फोक लिफ्ट ट्रक जो है आसपास हो सकते हैं, तो भागो मत इधर उधर, इस तरह का, ठीक है। दिस इज योर वार्निंग साइन। और नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट में जो साइन है आपका, दिस इज योर इंफॉर्मेशन साइन। तो इंफॉर्मेशन साइन का जो शेप है ये है आपका स्क्वेयर ऑफ ओब्लॉन्ग। स्क्वेयर ऑफ ओब्लॉन्ग मतलब पूरी तरीके से स्क्वेयर भी नहीं, पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर भी नहीं, उन दोनों के बीच का ये है शेप इसका। इसमें जो सिंबल होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और बैकग्राउंड जो होता है वो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और इसमें यही सिंबल पूछते हैं एग्जाम में आपके, पूछते समय। तो ये सिंबल किसके बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट एड पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट एड पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिंबल बताती हूँ। ये है सारे आपके इंफॉर्मेशन सिंबल। तो किस तरह का है ये, स्क्वेयर ओब्लॉन्ग है। कैसा है, स्क्वेयर ओब्लॉन्ग शेप में है। सिंबल जो है वो आपका व्हाइट कलर में है, और जो बैकग्राउंड दिया गया है वो ग्रीन कलर में। इतना डिटेल में पूछते हैं क्या मैम, देखो एग्जाम में अगर आपको हार्ड करानी है एग्जाम तो ये पूछ लेते हैं, लेकिन आपको क्या है 10 मिनट लग रहे हो पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, ये टॉपिक पढ़ने के लिए, लगने दो। लेकिन आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं तो वाई नॉट, ओके। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा साइन है, दिस साइन, फर्स्ट एड स्टेशन। बस इतना ही एग्जाम में आपके पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 सिंबल देखे सेफ्टी साइन कैटेगरी में, ठीक है। सेफ्टी साइन कैटेगरी में 4 सिंबल देखे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये देखो ये है आपका फायर। अब फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं हम लोग। फायर एक्सटिंग्विशर के पहले मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा के देना चाहूंगी अबाउट फर्स्ट एड, ठीक है। तो यहाँ लिखा के देती हूँ मैं, चलो। आई थिंक मैंने फर्स्ट एड वाला टॉपिक यहाँ पे रखा भी है, शायद नहीं रखा है, चलो यहाँ पे लिखा के देना पड़ेगा क्योंकि मेरे नोट्स में दिख रहा है और यहाँ पे मैंने रखा है, तो वो मैं लिखा के देती हूँ, चलो। तो यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, ऐड पेज। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या चीज है, फर्स्ट एड देखो कभी भी कोई भी आपका एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले जो एड मिलती है, जो सबसे पहले जो आपको वहां पे सहूलियत मिल रही है, या सबसे पहले जो आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रिजर्व लाइफ। सबसे पहले यही होता है कि भाई जो जान है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करो, और बाद में उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करो। तुरंत उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश नहीं करनी है, देखो पहले उसको प्रिजर्व करो उसकी लाइफ। कैसे प्रिजर्व करोगे, अगर किसी को शॉक वगैरह लग गया है तो देखो उसका दम तो नहीं घुटा है, ठीक है। उसकी जो है ओवरऑल बटन्स वगैरह, जो बटन्स वगैरह है उसके शर्ट की, उसको थोड़ा सा ढीला करो। या फिर बहुत भयानक शॉक लगा है तो उसको वार्म रखो, उसको जो है ब्लैंकेट उड़ाओ, उसके हाथों पैरों को अच्छे से जो है आपको क्या कहते हैं उसको रब करना है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट एड में सबसे पहले सबसे पहले यही पॉइंट ध्यान रखना है, प्रिजर्व लाइफ, ठीक है, प्रिजर्व लाइफ।
आपको अभी का हैलोवीन वाला सीन पता है? साउथ कोरिया में जो स्टैम्पीड हुआ था, बहुत भयानक स्टैम्पीड, इस साल का सबसे भयानक सिचुएशन जो हुआ था, और शुरुआत ही बहुत गंदी हुई थी इस साल की। वहां पे लोगों को सीपीआर देना नहीं आता है, ठीक है? वहां पे लोग चले गए हैलोवीन पार्टी करने के लिए, किसी पब में बहुत सारे बच्चे गए, और सब जो है इकट्ठा एक साथ थोड़े थोड़े से नैरो पैसेज से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और एक दूसरे के नीचे कुचल के मर गए। आई थिंक 147 लोग मरे हैं, 147 लोग, कम नहीं मरे हैं। तो स्टैम्पीड में बहुत सारे लोग मरते हैं, तो सीपीआर देना आना चाहिए। अब देखो सीपीआर क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो लिखो सीपीआर। अब सीपीआर जब होता है तो सारे लोगों को लगता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, नहीं, कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन है, और इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो, कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब दिल से रिलेटेड है। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब क्या है? आपका ये लंग से रिलेटेड है। रिसेसी रिसेसिटेशन, RESCITI, नहीं, रिसेसिटेशन, टेशन, TAITION, ओके। ये है इसका फुल फॉर्म, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। नेक्स्ट एक है फर्स्ट एड में एबीसी फर्स्ट एड करके, ABC फर्स्ट एड। एबीसी फर्स्ट एड क्या बताता है? एबीसी फर्स्ट एड में जो एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एयरवे। जो भी बंदा आपके सामने पड़ा हुआ है, या फिर जो भी विक्टिम है, प्लीज देखो कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं, या फिर जो भी उसके सांस का दिक्कत हो रहा है, वो एयरवे क्लीन करो, उसके जो कॉलर की जो बटन है उसको ढीले करो, थोड़ा उसका शर्ट ढीला करो, उसको थोड़ा सा उसका जो है क्या कहते हैं उसको उल्टा सुलाओ। उल्टा, जब आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को पेट के बल सुलाया गया था, क्यों सुलाया गया था? इससे सांस लेने में आपको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एयरवे। बी फॉर ब्रीदिंग, देखो जो भी विक्टिम है वो सांस तो ले पा रहा है या नहीं, सांस चल तो रही है नहीं। और सी फॉर सर्कुलेशन, ठीक है, सी फॉर सर्कुलेशन, तो जो भी एयरवे है वो पैसेज क्लियर करो, वो सांस ले रहा है या देखो, और सर्कुलेशन सही से हो रहा है या नहीं उस हवा का, वो देखो। ये है फर्स्ट एड के बारे में। नेक्स्ट फर्स्ट एड में पॉइंट आता है गोल्डन पीरियड। गोल्डन गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड क्या होता है फर्स्ट एड में? पहले 30 मिनट्स। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देगा फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, फर्स्ट 30 आवर्स, फर्स्ट 30 आवर्स आफ्टर इंसिडेंट। तो ध्यान रखो, ये पहले फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद की बात है ये। ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, पुलिस इमरजेंसी नंबर पता होना चाहिए। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही लिखा के नहीं दे रही हूँ हवा हवा में। पुलिस इमरजेंसी नंबर है 100, और आपका जो फायर इमरजेंसी के लिए आप नंबर लगाते हो वो है 108। फायर से जो बर्न होते हैं, बर्न, जो आपका हाथ वगैरह या कुछ भी जल जाता है, वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न होता है, जब ऐसा जलता है, कभी आपने सुना होगा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, थर्ड डिग्री बर्न हो गया है, बच नहीं पाएगा या बच नहीं पाएगी, है ना? फर्स्ट डिग्री बर्न है, कुछ नहीं होगा, बस उसको थोड़ा सा आपको जो है मलहम पट्टी करना पड़ेगा, और फिर सही हो जाएगा, स्किन भी आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये जो है, जो बर्न होता है, बर्न माने जलना, जलना के, स्किन जलने के तीन प्रकार है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री जब बर्न होता है, तब आपको क्या करना है? फ्लश करना है कोल्ड वाटर। ठीक है, फ्लशिंग विथ कोल्ड वाटर। और जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, इसमें क्या करना होता है? आपको पानी से इसको एक सेकेंड ना, पानी से इसको नहीं धोना होता है जब थर्ड डिग्री बर्न होता है। अब इसको भी मैं पर्सनल लाइफ से इंटरलिंक करूंगी। मेरी छोटी बहन पानी में जल गई थी, थर्ड डिग्री बर्न हुआ था उसको। ठीक है, तो उसको जब थर्ड डिग्री बर्न हुआ तो हमने क्या किया था? पानी से स्प्लैश किया था और फिर हॉस्पिटल लेके गए थे।
तब डॉक्टर ने कहा था कि भाई पानी से स्प्लैश नहीं करते जब इतना ज्यादा जल जाता है, इसको क्या करते हैं, ठंडे कपड़े से कवर करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये सारी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी से भी रिलेटेड है और आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है। कवर्ड विथ डैम्प क्लोथ, ठीक है, ये हो गया। देन ओ एस एच ए, ओ एस एच ए या फिर ओ एस एच, ये क्या चीज है? ओ एस एच है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट। मेरे नोट्स में जैसा जैसा लिखा है मैं वैसा वैसा बता रही हूँ, बहुत सालों भर के नोट्स है ये। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट ये 1970 में पारित किया गया था और इफेक्टिव हुआ था 1971 में। कोई भी एक्ट हो, वो उसका जो साल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो 1970 में ये एक्ट लाया गया था यूएसए में, जो लेबर्स के लिए ये एक्ट लाया गया था, और 1971 में ये काम करना शुरू हुआ था, इफेक्टिव होना शुरू हुआ था। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि भाई किस साल ओएसएच जो है वो लागू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? 1970। ये होगी चीजें आपकी फर्स्ट एड के बारे में हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ डिस्पोजल जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, डिस्पोजल वेस्ट और उससे रिलेटेड जो भी आपकी डस्टबिन होते हैं, ठीक है, कचरा पेटी जो होती है उसका कलर पूछते हैं। तो आपका वेस्ट और जो डस्टबिन है उसका कलर जो एग्जाम में आएगा उतना ही लिखा के दे रही हूँ, वरना तो भाई सेफ्टी पे मैं पूरा 3-4 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ। देखो, सबसे पहले है आपका पेपर और ऑर्डर। पेपर के लिए जो डस्टबिन होता है वो होता है ब्लू कलर का। कौन सा? ब्लू कलर का। और ऑर्डर वेस्ट जो है उसके लिए कलर होता है स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर? स्काई ब्लू कलर। तो इसको याद करते समय ऐसे ही याद करो। देन आपका आता है ग्लास। ग्लास का अगर वेस्ट है, ग्लास की फैक्ट्री आपकी वेस्ट होता है, तो उस ग्लास के वेस्ट को आप ऐसे ही किसी भी डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। उसके लिए जो कलर कोड रखा गया है वो रखा गया है ग्रीन। क्या रखा गया है? ग्रीन। तो जी से जी याद करो। पेपर के लिए ब्लू, ऑर्डर के लिए स्काई ब्लू, ग्लास के लिए ग्रीन, ठीक है, ग्लास के लिए ग्रीन। देन आपका आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए एंड आपका आता है फूड। तो प्लास्टिक के लिए आप करेंगे यूज येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर डस्टबिन। और फूड के लिए आप करोगे ब्लैक कलर डस्टबिन, ठीक है। जो भी खाना बच गया है उसको नहीं खाना है तो कहाँ फेंकोगे? उसको ब्लैक कलर के डस्टबिन में फेंकोगे। और लास्ट में बचता है आपका मेटल। मेटल अगर आपके डिस्पोज करना है, वेस्ट है आपका मेटल, तो इसको यहाँ वहां कहीं नहीं फेंक सकते, इसको रेड कलर के ही डस्टबिन में फेंकना होगा आपको। कहाँ पे? रेड कलर के ही डस्टबिन में फेंकना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके जो वेस्ट और आपका जो डस्टबिन का कलर है। याद करते समय मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, तब तो मेरे पास आईपैड भी नहीं था कि भाई चलो इतना कलरफुल फॉर्मेट में मिलेगा कुछ। पेपर ब्लू, ऑर्डर स्काई ब्लू, ठीक है, पेपर ब्लू, ऑर्डर स्काई ब्लू, प्लास्टिक येलो, फूड ब्लैक, ठीक है, प्लास्टिक येलो, फूड ब्लैक, मेटल रेड, ग्लास के लिए ग्रीन, मेटल रेड, ग्लास के लिए ग्रीन। देखो, मेटल के लिए रेड याद ही हो जाता है आराम से, क्योंकि मेटल इज द लाइक डेंजरस डिस्पोजल। अगर आप इसको ऐसे ही खुला कहीं छोड़ दोगे और आपको अगर लग वगैरह जाएगा तो आप खून वगैरह निकल सकता है, इंजरी बहुत जो है गंदी हो सकती है। अच्छा, इंजरी से याद आया, जब भी कभी इंजरी हो तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई बहुत भयानक अगर इंजरी लगी है या फिर आपको मार लगा है और आपके हाथों से खून वगैरह जा रहा है, ठीक है, आपके हाथों से खून वगैरह निकल रहा है, तो क्या करना है? तो उस वोंड के ऊपर, उस जख्म के ऊपर आपको प्रेशर लगाना है, ठीक है, प्रेशर लगाना है। तो क्या होगा? अब देखो, बच्चे जब छोटे छोटे से बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, तो गिर जाते तो हम लोग, हमारे बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं कि भाई जहां पे भी उसको मार लगा है, जहां से खून जा रहा है, उसको बहुत टाइटली पकड़ के रख, है ना, टाइटली पकड़ के रख। तो क्या कह रहे हैं वो लोग कि भाई जो भी वूंड है, जो भी जख्म जहां से खून निकल रहा है उसको प्रेशर दो। क्या होगा उससे? प्रेशर दोगे तो खून जो है वो वहां से आना रुक जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आपका फर्स्ट एड।
फर्स्ट एड हो गया। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे आपका है कॉटन वेस्ट, मेटल चिप्स, ऑयल वेस्ट, इलेक्ट्रिक वेस्ट, तो ये सारा इसमें आ गया। देन हाउसकीपिंग का एक पॉइंट है, मैंने उसका हाउसकीपिंग का मैंने नहीं रखा है शायद, लेकिन चेक, हाउसकीपिंग का पॉइंट रखना चाहिए था मैंने। तो हाउसकीपिंग में 8 ऐसे प्रोसीजर है या फिर 8 ऐसे स्टेप्स है जो कि आपको याद तो नहीं करने हैं, लेकिन हाउसकीपिंग में एक स्टेप है। ठीक है, हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है? क्लीन योर शॉप फ्लोर, क्लीन योर मशीन, सब कुछ जो है क्लियर रखना है। हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है? मम्मी क्या करती है? हम मम्मी हाउस मेकर है तो क्या करती है? वो पूरा घर अच्छे से रखती है, ऑर्गेनाइज तरीके से रखती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? हाउसकीपिंग कहते हैं। उसी तरह से हाउसकीपिंग के 8 स्टेप्स है अलग अलग, लेकिन सारे 8 स्टेप्स याद मत रखो, क्योंकि ये बहुत रोजमर्रा की जिंदगी के स्टेप्स है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक स्टेप है जो आपको एग्जाम में नाम के साथ पूछा जाता है, जैसे आपका पीलिंग मेथड। कौन सी मेथड? पीलिंग मेथड। तो पीलिंग मेथड में क्या होता है? ये स्टेप जो है ये कहती है कि जो आपका प्लेटफॉर्म है मशीन का या फ्लोर का, उसके ऊपर कुछ भी ओवरलोड मत करो, और जो मटेरियल है उसको राइट हाइट पे रखो। ठीक है, डू नॉट ओवरलोड प्लेटफॉर्म, do not overload platform floors and keep material at right height। ठीक है, तो आपको क्या देगा वहां पे? स्टेटमेंट दे देगा कि डू नॉट ओवरलोड प्लेटफॉर्म फ्लोर एंड कीप मटेरियल एट राइट हाइट, दिस इज अ हाउसकीपिंग स्टेप। इस स्टेप का नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है? तो पीलिंग मेथड। क्या मेथड है? पीलिंग मेथड। ठीक है। तो ये होगी चीजें। नेक्स्ट आपका, हमने मशीन सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, ये सारा पॉइंट देख लिया। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये भी 8 प्रकार के हजार्ड होते हैं। और कौन सा हजार्ड किससे रिलेटेड है ये पूछता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। हजार्ड का मतलब क्या होता है? धोखा। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड में सबसे पहले आपका है फिजिकल हजार्ड। मेरे साथ लिखो ये, फिजिकल हजार्ड। रफ में क्यों नहीं होता? लिखो, क्योंकि मैं ये तो आपको पीटी जो क्या कहते हैं पीडीएफ प्रोवाइड ही करूंगी, लेकिन रफ में ही लिखना शुरू करो। फिजिकल हजार्ड में आपका आता है जैसे नॉइस, हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, वाइब्रेशन, रेडिएशन। रेडिएशन में भी आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज, और इल्यूमिनेशन, ईटीसी। तो फिजिकल हजार्ड में ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कभी आप काम कर रहे हो और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो वो आपको फिजिकली हर्ट कर सकता है, और फिजिकली हर्ट करने की वजह से आपके काम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, देखो कभी कभी जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है आप पढ़ाई नहीं कर सकते, या फिर कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है आप पढ़ाई नहीं कर सकते, क्यों? हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से भी हमें जो है हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बरकरार रहना चाहिए, अदरवाइज हम लोग काम नहीं कर पाते सीधे से। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन में कोई फ्लोर वगैरह वाइब्रेट हो रहा है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो और आपकी मशीन ही पूरी तरीके से वाइब्रेट हो रही है, और वो वाइब्रेशन आपको भी ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि आपने उसको टच वगैरह किया है, तो इस वजह से भी ये भी एक फिजिकल हजार्ड का ही एक एग्जांपल है। देन रेडिएशन। रेडिएशन अलग अलग प्रकार के, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, दिस इज ऑल्सो कम इन फिजिकल हजार्ड। एंड इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन वी आल्सो आल्सो कम इन फिजिकल हजार्ड। तो 8 प्रकार के हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हजार्ड है आपका केमिकल हजार्ड। इसको आपको रिवाइज करने के लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बस मुझे लिखा के देने के लिए टाइम लग रहा है, और मैं इसको जो है एक्चुअल में लिस्ट ही लेकर आ सकती थी, लेकिन मुझे पता है लिस्ट से अगर मैं पढ़ाऊंगी तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो केमिकल हजार्ड में क्या क्या आएगा? केमिकल हजार्ड में आता है आपका इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? जलना। इनफ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, टॉक्सिक, करोजिव एंड रेडियोएक्टिव। ठीक है, तो कौन सा हजार्ड किस में आता है ये पूछ लेता है, तो ये केमिकल हजार्ड में आता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल हजार्ड।
बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है? बायोलॉजी से रिलेटेड माने जिसमें जो है जान से रिलेटेड कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जैसे आपका वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, प्लांट पेस्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या है, बायोलॉजिकल हजार्ड। जो हमने देखा है, हमने 2 साल हमारे बर्बाद किए हैं, 2020 एंड 2021, बहुत सारे लोगों की जान गई है बिकॉज ऑफ वायरस। व्हाट वाज दैट इज बायोलॉजिकल हजार्ड। तो आपका आता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, देन प्लांट पेस्ट, देन इन्फेक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल कम्स अंडर बायोलॉजिकल हजार्ड। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल हजार्ड। फिजियोलॉजिकल हजार्ड, फिजियोलॉजिकल हजार्ड में आता है आपका, जैसे ओल्ड एज है, सेक्स है, देन इल हेल्थ है, सिकनेस है, फटीग है, ये फटीग, दिस कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल हजार्ड। तो माने जैसे कोई ओल्ड एज बंदा है आपके वहां काम कर रहा है आपकी कंपनी में, बट आपको पता है कि भाई उससे वो काम नहीं हो पा रहा है अब, है ना, और उस बंदे को आपने काम पे लगा दिया, तो उसके भी जान को खतरा है, उस मशीन को भी खतरा है, और उसके कोवर्कर को भी खतरा है। तो दिस इज कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल हजार्ड। सेक्स से रिलेटेड माने कोई काम है, ठीक है, अब फेमिनिज्म, आई एम बिगेस्ट बिलीवर इन फेमिनिज्म एंड आई एम फेमिनिस्ट, लेकिन कुछ काम होते हैं जो लड़की करे या फिर जो मेन करे तो ठीक है, लाइक जैसे कोई हेवी वेट वगैरह उठाना है रोजमर्रा में, तो वो चीज उन लोगों ने की तो बेहतर रहेगा। ऐसी चीजें, ठीक है, इल हेल्थ है, सिकनेस है, फिर भी आप पहुंच गए ऑफिस, पहुंच गए तो क्या होगा, आप आपकी भी जिंदगी डेंजर में डाल रहे हो और साथ वाले की भी डाल रहे हो। फटीग, फटीग क्या होता है, बहुत काम कर रहे हो आप लोग, रिपीटेटिव आवर्स में काम किए जा रहे हो, ओवरलोड हो रहा है, ओवर टाइम कर रहे हो, तो एक टाइम पे आने के बाद आपको फटीग आता ही है, और वो फटीग जो है एक तरह से आपका फिजियोलॉजिकल हजार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देन आता है आपका साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड सबसे डेंजरस हजार्ड होते हैं, क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा है किसको पता है। ये साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो साइकोलॉजिकल हजार्ड में जैसे आपका आता है कि किसी ने किसी को बुली किया ऑफिस में, किसी ने किसी के ऊपर कुछ कमेंट की, हंसे, बुली किया उस बंदे को, या फिर क्लास में किसी ने किसी को बुली किया, वो बंदे के दिमाग में वो चीज रह गई, और फिर वो जो है उसको बदला लेने के चक्कर में उसने बॉम्ब ही बिठा दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में कि साइकोलॉजिकल हजार्ड इज द डेंजरस हजार्ड, पता नहीं चलेगा कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जैसे साइकोलॉजिकल हजार्ड में आता है रॉन्ग एटीट्यूड। रॉन्ग एटीट्यूड माने आपका व्यवहार ही ठीक नहीं है, जिंदगी को लेकर आप खुद भी मरना चाहते हो और दूसरों को भी मारना चाहते हो। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग जहां नहीं करनी वहां पे स्मोकिंग कर रहे हो आप, दारू पीना वगैरह, अल्कोहलिज्म, ठीक है, पी कर आए और फिर काम कर रहे हो मशीन पे, लेट मशीन को भी ले डूब मरे, खुद भी मरे और साथ वाले को भी लेके मरे। देन अनस्किल्ड, अनस्किल्ड दिस कम्स अंडर साइकोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड। देन पुअर डिसिप्लिन, ये सब कुछ साइको साइको से रिलेटेड है। पुअर डिसिप्लिन में जैसे कि आप, पुअर डिसिप्लिन क्या होता है, absenteeism, absent रह रहे हो, ये पुअर डिसिप्लिन का ही एक एग्जांपल है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो कि डिसओबे कर रहे हो, जो भी आपको रूल्स फॉलो करने हैं उसको ना फॉलो करते हुए उसे डिसओबे कर रहे हो, डिसओबीडियंस। देन एग्रेसिव बिहेवियर है, आपके जो सुपरवाइजर है उसके ऊपर भी आप चिल्ला रहे हो, अग्रेसिव बिहेवियर है, भले वो आपका ही भला चाहता है बट यू आर स्टिल बिहेविंग अग्रेसिवली, तो दिस कम्स अंडर पुअर डिसिप्लिन, और पुअर डिसिप्लिन कम्स अंडर साइकोलॉजिकल होता है। देन एक्सीडेंट प्रोननेस, एक्सीडेंट करने की वृत्ति है, खराब करने की वृत्ति है, ठीक है, कि भाई ये मशीन खराब कर दूं, मालिक का नुकसान कर दूं, ऐसे। इमोशनल डिस्टरबेंस, कभी कभी इमोशनल डिस्टरबेंस जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम वगैरह है किसी को, इमोशनल डिस्टरबेंस, जैसे इसमें आता है वायलेंस, ठीक है, वायलेंस हो रहा है किसी के घर में और वो बंदा बेचारा आ रहा है ऑफिस में, तो ये भी इमोशनल डिस्टरबेंस के अंदर है। बुलिंग, उसको बुली किया जा रहा है, या फिर सेक्सुअली हरास किया जा रहा है किसी को, सेक्सुअल हरासमेंट, दिस कम्स अंडर, दिस कम्स अंडर साइकोलॉजिकल हजार्ड।
हैंड राइटिंग पे मत जाइए, मेरी हैंड राइटिंग ही बेकार है, ठीक है। देन आता है आपका मैकेनिकल हजार्ड। तो मैकेनिकल हजार्ड किससे रिलेटेड हो गए? इज ऑल अबाउट लाइक मशीन से रिलेटेड, नो? कितना? फिफ्थ सिक्स्थ मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड में आता है आपका अनगार्डेड मशीनरी। कैसी मशीनरी? अनगार्डेड। दूसरा आता है नो फेंसिंग। नो फेंसिंग अनगार्डेड सेम ही है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, ऐसा सुना होगा कि भाई कोई जो है रोड पे चल रहा था और मतलब गाड़ी लेकर जा रहा था और उसने बेचारे ने टर्न लिया, उसको पता ही नहीं, और वो तालाब में गिर गया या फिर कहीं खाई में गिर गया। क्यों? क्योंकि वहां पे फेंसिंग लगाई हुई नहीं थी। फेंसिंग का क्या होता है? फेंसिंग माने ये जो हम तार वगैरह खींचते हैं ना, आप लोगों ने कभी प्लॉट प्लॉट वगैरह लिया होगा, जमीन जब हम खरीदते तो हम क्या करते हैं? फेंसिंग पूरी लगाते हैं कि भाई मेरा है ये घर, ऐसे करके करते हैं ना, वैसे। देन नो सेफ्टी डिवाइस, नो कंट्रोल डिवाइस एक्सेट्रा। ओके, नो कंट्रोल डिवाइस। देन नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड। सेवेंथ नंबर, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आपके कौन से पॉइंट आते हैं? जैसे कि आपका अर्थिंग नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट लीकेज हो रहा है। तो ये करंट से रिलेटेड है, इसको जानना या इसको ऑप्शन में से ढूंढ के निकालना बहुत आसान होता है। ओपन वायर है, नो फ्यूज और कट ऑफ, नो फ्यूज और कट ऑफ डिवाइस, दिस इज ऑल अबाउट। एंड लास्ट वन ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आता है आपका एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड, मेरे साथ लिखो इसको तो याद रहेगा, रफ में ही लिखो, लेकिन लिखो। इर्गोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट लाइक किस तरह से फिजिकल अपीयरेंस है, किस तरह से दिख रहा है, कैसा जो है हैंडलिंग जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, लेआउट जो है मशीनों का किस तरह से लगाया गया है, वर्कशॉप में जो लेआउट है वो बढ़िया है या नहीं, आप मूवमेंट कर पा रहे हो नहीं, एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाते समय आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, ज्यादा आपको स्टेप्स तो नहीं लेने पड़ रहे, कम स्टेप्स तो नहीं है, बहुत कंजेस्टेड एरिया तो नहीं है। ये सब कुछ किसमें आता है? एर्गोनॉमिक्स में आता है। हम तो इसका पूरा एक स्पेशल सेमिस्टर में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है एर्गोनॉमिक्स इंजीनियरिंग करके, आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक एर्गोनॉमिक्स में जैसे पुअर मैनुअल हैंडलिंग, पुअर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक, पुअर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक, देन रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीन, पुअर हाउस कीपिंग या फिर पुअर हाउस होल्डिंग। नेक्स्ट है ऑकवर्ड पोजीशन। ऑकवर्ड पोजीशन माने जैसे आप मूव ही नहीं कर पा रहे हो वहां पे, लाइक कि एक मशीन है दूसरी मशीन में, जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने के लिए गई थी तो 20 बाई 10 की एक छोटा सा कमरा था, 20 बाई 10 भी नहीं है, आई थिंक 15 बाई 10 का एक कमरा था छोटा सा, और उसमें बहुत सारे मशीन थे, बहुत सारे वर्कर, वेंटिलेशन का दिक्कत, ऑयल वो ग्रीस की वो गंदी सी स्मेल, बहुत भयानक सिचुएशन होती है। पता है कि जो छोटे छोटे आपकी एमएसएमई की जो कंपनीज होते हैं और जहाँ पे लोग काम करते हैं वो बहुत घटिया सिचुएशन होती है, और फिर वहां पे बढ़िया तरीके से सेफ्टी भी फॉलो नहीं की जाती है, हो जाते हैं फिर एक्सीडेंट्स, है ना। देन रॉन्ग टूल्स वगैरह, दिस कम्स अंडर एर्गोनॉमिक हजार्ड, रॉन्ग टूल्स ईटीसी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। तो देखने दो, कुछ पॉइंट तो नहीं रह गया मेरा, और कुछ पॉइंट रह जाता है तो ये पन्ने पलटा के देख लेने में दिक्कत है। ओके, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब चलो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ते हैं। फायर फायर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आग लगने के लिए तीन कौन सी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको चाहिए वहां पे फ्यूल, ठीक है, वहां पे तेल ही नहीं है तो, घी नहीं है तो किसमें, नहीं नहीं सॉरी, घी नहीं है तो कहाँ डालोगे, जैसे कुछ रहता है ना आग में घी डालने का काम, तो ये फ्यूल, घी क्या करता है? फ्यूल है।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो भी आग बुझ जाती है, और हीट, गर्मी भी होनी चाहिए वहां पे, तब जाके हीट लगती है, सॉरी तब जाके आग लगती है। जैसे आपने सुन रखा होगा कि भाई गर्मी के चक्कर में खड़ी जो व्हीकल्स है, रोड पे खड़ी हुई व्हीकल्स अपने आप ही आग पकड़ रही है। क्यों पकड़ रही है? बिकॉज उसको देखो, वहां पे टंकी में फ्यूल है, ठीक है, टंकी में फ्यूल है, गर्मी की वजह से उसको हीट भी मिल रही है, और ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही, पकड़ लिया आग, चल गई पूरी गाड़ी। ओला के बहुत सारे जो गाड़ियां आजकल चल रही थी वो इसी का एग्जाम्पल है। तो ये है फायर ट्रायंगल, ठीक है, फायर ट्रायंगल, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ये तीनों मिल गए तो लग गई आग, ठीक है, लग गई आग। तो आग के जो है, जो आग के लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, देखो आग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ यहाँ, लेट मी ऐड सम पेज ओवर हियर। तो हम ये जो है फायर ट्रायंगल पढ़ रहे थे, फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि भाई अगर आपको आग लगानी है, ठीक है, फायर चाहिए, तो फायर के लिए अल्लू अर्जुन को नहीं बुलाना है, ये वो वाली फायर नहीं है, है ना। फायर के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, दूसरा आपको चाहिए हीट, और आपको चाहिए फ्यूल, ठीक है, फायर हो जाती है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्विंग फायर, स्टार्विंग ऑफ फायर या स्टार्विंग फायर। स्टार्विंग फायर का मतलब क्या था? स्टार्विंग का मतलब क्या होता है आपको पता है? स्टार्व, आई एम स्टार्विंग, चलो जल्दी से कुछ खा लेते हैं। स्टार्विंग का मतलब भूखा मारना, या भूख, आपका जो है भूख लगी हुई है, बहुत देर से आपने खाना नहीं किया, तो स्टार्विंग फायर। अगर आपको फायर को स्टार्व कराना है, इसको भूखा मारना है, तो आप किसकी कमी करोगे तो ये भूखा मरेगा? जो आपका फायर है, जो आपकी आग है, इसको अगर स्टार्व कराना है, इसको भूखा मारना है, तो आप किसकी कमी डालोगे इसमें? तो आप बोलोगे मैम फ्यूल, फ्यूल ही इसका खाना है, इसको ही बंद कर देंगे तो स्टार्व करेगी, सिंपल सेम, सही है। तो देखो, स्टार्विंग ऑफ फायर इज नथिंग बट फ्यूल रिमूव, ठीक है, रिमूविंग ऑफ द फ्यूल इन द विसिनिटी ऑफ फायर। तो रिमूव फ्यूल, इतना ही लिखा के दूंगी मैं, दूसरा कुछ नहीं लिखा के दूंगी यहाँ पे, रिमूवल ऑफ फ्यूल, फ्यूल को ही निकाल दो, इसका खाना ही निकाल दो, भूख मरेगा ये, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्मूथरिंग, स्मूथरिंग ऑफ फायर। स्मूथरिंग ऑफ फायर में क्या होता है कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाता है, एक तरह से ब्लैंकेट बना देता है। और जैसे अभी यहाँ आग लगी है, ठीक है, यहाँ आग लगी है, तो हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ये इनर्ट गैस है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता है। तो ये भी एक तरह की क्या है, स्मूथरिंग प्रोसेस है, ठीक है, स्मूथरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन आपकी आग तक नहीं पहुंच पाता, दैट इज बाय आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे? फोम, सैंड, ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप आग लगी उसके ऊपर रेती डाल दो, रेती डाल दोगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली जो आपकी आग है, ठीक है, जो आग है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। क्या नहीं पहुंच पाएगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, एक तरह से वो चादर की तरह बनाएगा, ब्लैंकेट की तरह बनाएगा, ठीक है। तो ये फायर ट्रायंगल से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ये एक पेज ही काफी है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है कि फायर के टाइप आते हैं अलग अलग। तो फायर के, उसके फ्यूल के हिसाब से, किस फ्यूल से कैसी आग लग रही है, उसके चार टाइप है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। तो क्लास ए फायर में नॉर्मल मामूली चीजों से जो आग लगती है, वो क्लास ए फायर के अंदर आती है। जैसे है आपका लकड़ी, वुड, क्लोथ, पेपर, सॉलिड मटेरियल, इससे जो आग लगती है, वो आग आपकी किस में आती है? वो आग आती है आपकी क्लास ए फायर में। और इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, सिंपल याद रखो, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज, बस, इससे ज्यादा कुछ याद मत रखना। और एक क्वेश्चन कुछ आया था क्लास ए फायर से कि भाई सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर इसके लिए यूज करते हैं क्या? तो जी हाँ, ठीक है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर इसके लिए यूज करते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर,
ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो क्लास ए फायर, ये सबको पता होगा कि भाई इस चीज से लग रही है, और इसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, पानी डालो ना भाई, पानी डालो सीधा सीधा, इस और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में जो आग लगती है वो फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड लिक्विडेबल सॉलिड से लग रही है, जैसे कि आपका ग्रीस है, ठीक है, आपका ग्रीस ऑयल है, गैसोलीन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इससे जो आग लग रही है वो सारी की सारी क्लास बी फायर में आ रही है। और जब भी तेल की आग लगती है या तेल की वजह से आग लगती है, तो क्या आप उस आग के ऊपर पानी डालोगे? सोचो यहाँ पे तेल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पानी डालो, क्या होगा भाई? वो पानी जो है वो तेल के ऊपर ऐसे मस्त से तैरेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा। वेल्डिंग में हम लोग स्लैग जो पढ़ते हैं उसमें सेम यही सिचुएशन आती है। तो क्लास बी फायर जो लिक्विड की वजह से जो फायर लग रही है, जो ऑयल्स की वजह से फायर लग रही है, उसमें कभी भी वाटर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करते हैं। तो कौन से एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? तो वहां पे हम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं ड्राई पाउडर, या फिर इसी को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर कहेंगे, और फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर एंड फोम एक्सटिंग्विशर, बस इतने याद रखना है। बस यही यही लाइन जो हाईलाइट करके दे रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना इसमें, ओके। नेक्स्ट है आपका क्लास सी फायर। क्लास सी फायर जो गैसेस की वजह से जो फायर लगती है, दिस कम्स अंडर क्लास सी फायर। गैस एंड लिक्विफाइबल, लिक्विड लिक्विफाइड गैस की वजह से, जैसे एलपीजी गैस की वजह से आग लग गई, तो दिस कम्स अंडर क्लास सी फायर। तो क्लास सी फायर के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है वो है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। बस इससे 1% एक शब्द ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ये जो है 1 मार्क के लिए पूरी रामायण नहीं पढ़ती बैठनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास डी फायर। तो क्लास डी फायर जो होती है, ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, कहीं कहीं आपके जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्लास ई फायर में भी रखा गया है, लेकिन आपको निम्मी की किताब के हिसाब से भी चलना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्शन लेना होता है क्वेश्चन में, तो निम्मी का ही वहां पे रेफरेंस लिया जाता है। तो क्लास डी फायर जो होती है, क्लास डी फायर जो होती है, वो आपकी आती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से जो फायर लगती है, दिस कम्स अंडर क्लास डी फायर। और जो मेटल की वजह से भी जो आग लगती है, दिस कम्स अंडर क्लास डी फायर। अब मेटल कौन से, तो यहाँ पे है मेटल्स दिए हुए, आई थिंक नहीं दिए, चलो मैं लिखा के देती हूँ। तो जैसे कि आपका है मैग्नीशियम, ठीक है, कौन सा? मैग्नीशियम है, इसके वजह से आग लग सकती है, मैग्नीशियम। देन है आपका टिटेनियम, देन है पोटेशियम। पोटेशियम को तो हम केरोसिन में रखते हैं, इसको तो पानी में भी नहीं रखते। सोडियम, सोडियम की वजह से भी आग लगती है। ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है वो किया जाता है हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर मतलब सीटीसी एक्सटिंग्विशर। सीटीसी, सीटीसी, सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान रखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से जो आग लगती है उसके ऊपर पानी डालेगा? नहीं। क्या फोम डालेगा? वो भी नहीं। तो ध्यान रखिए, फोम एंड वाटर, ये एक्सटिंग्विशर यहाँ पे यूज नहीं किए जाते हैं। फोम एंड वाटर, बिग नो, ओके। ये हो गए आपके फायर के बारे में सारे सिचुएशन। नेक्स्ट आपकी जो मैं बात कर रही थी कि इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से, तो इलेक्ट्रिकल फायर में एमसीबी एक फुल फॉर्म पूछा जाता है आपको एग्जाम में। एमसीबी क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और 10 से लेके 20 मिली एम्पियर इतना ही इलेक्ट्रिकल करंट काफी है आपको मौत तक पहुंचाने के लिए। तो ये दिस इलेक्ट्रिकल करंट इज सफिशिएंट फॉर डेथ, ठीक है। देन मैंने हेलोजन एक्सटिंग्विशर के बारे में दिखा के दे दिया है आपको कि सीटीसी और आपका बीसीएफ। देखो यहाँ पे हेलोजन एक्सटिंग्विशर, सीटीसी और आपका बीसीएफ। सीटीसी क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। व्हाट इज दिस? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और बीसीएफ क्या है? बीसीएफ है आपका ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन। ब्रोमो
क्लोरो डी क्लोरो मीथेन। अब यहाँ पे आपको ये क्या होता है, क्या कैसे होता है, कैसे पैदा होता है, ये कुछ देखना नहीं है आपको, वहाँ पे 2 मार्क्स लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हैलोजन एक्सटिंग्विशर। हम ये कहाँ यूज करते हैं, हैलोजन एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल फायर में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से जो लगती फायर है उसमें यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट्स है, लेट मी चेक। हाँ, एक पॉइंट और आता है पास करके। पास, जब आप एक्सटिंग्विशर यूज करते हो तो वहां पे एक फॉर्मूला, एक वहां पे रूल है, पास का रूल। पास का रूल क्या होता है, पास के पहले पी का मतलब होता है पुल, पुल दैट प्लग, ठीक है, पुल करना है वो प्लग को। देन एम, एम ऑन योर फायर। देन एस से आता है आपका स्क्वीज, स्क्वीज करो। एंड देन स्वीप करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है, जब आग लगी है, ठीक है, आग लगी है, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का मैं बात करती हूँ। आपने क्या किया, उसको पुल किया, पहले उसका एक बटन कुछ की होता है शायद, उसको पुल करना होता है। पुल करके आपको एम करना होता है जिस पे, जहां पर भी आपको वो एक्सटिंग्विशर यूज करना है। देन यू हैव टू स्क्वीज इट, दबाओ उसको, दबाओ। और स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू जैसे मारते हैं हम लोग, स्वीप, स्वीप मतलब ऐसे मूवमेंट, ऐसे 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 मूवमेंट देना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देना। जब आग लग रही है तो सबसे पहले आप जो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर रहे हो उसका एम कहाँ रखोगे, यहाँ पे आग लग रही है ऐसे, ठीक है, दिस इज योर आग। तो क्या आप यहाँ पे एम करोगे या इसके बेस में एम करोगे। ध्यान देना, आपको बेस में एम करना है, हवा में थोड़ी ना आग लग रही है, कहीं ना कहीं उसका पॉइंट होगा, वो बेस पे ही होगा, है ना। तो जहां पे आग लगी उसके बेस से आपको ऊपर जाना है, फिर ऐसे करके मूव करना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेफ्टी। अब सेफ्टी के जो क्वेश्चन है हम उसको टैकल करते चलो। विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, तो मैंने कहा था ना कि पॉइंट्स पूछ लेता है। कीप द मशीन क्लीन, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, दिस कम्स अंडर योर पर्सनल सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मैंडेटरी सिंबल। तो ये जो सिंबल है ये मैंडेटरी सिंबल के अंदर आता है। ये सिंबल है गिव वे का सिंबल। अब आप बोलोगे मैडम ये जो निम्मी की बुक दी गई है उसमें तो इसको स्टॉप बोला गया है, लेकिन निम्मी की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। तो ये सिंबल है गिव वे का, ठीक है, गिव वे, गिव वे का मतलब रास्ता दो इसे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड सॉलिड्स ये आपके क्लास बी फायर में आते हैं। किस में आते हैं, क्लास बी फायर में, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखने के बाद क्या लगेगा आपको, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड्स हो गया, यहाँ पे खुश। आगे सॉलिड पढ़ लोगे और फिर लगेगा अरे ये क्या होगा, सॉलिड लिखा है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इतना। देखो, पीएचडी वाली एग्जाम नहीं, ये टेक्नीशियन वाली एग्जाम है, आईटी इंस्ट्रक्टर वाली एग्जाम है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो ज्यादा मार्क्स लेके आओगे। सच में ये एक रूल यहाँ पे फॉलो करो, एकदम ही 10th क्लास के बच्चे का दिमाग लेके चलना है वहां पे, जैसा बोला गया है वैसे चलना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में भी इंग्लिश बहुत भयानक होती है, इतना उसका ग्रामर का एरर और सब कुछ एरर होता है। तो इतना ध्यान मत देना, बस जो आपने पढ़ा है वो बहुत बेहतरीन पढ़ा है, इतना ध्यान देखिए क्वेश्चन को टैकल करना है। Which is the immediate life saving procedure? फर्स्ट एड, कॉल अ डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जो इमीडिएट तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है, फर्स्ट एड करना। और उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रिजर्व लाइफ, ये पहली हमारी स्टेप होती है कि भाई उस जिंदगी को बचाओ। नेम द वार्निंग साइन, कौन सी वार्निंग साइन है ये, दिस, ये ये कौन सा वार्निंग साइन है, तो ये स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड, पेडिस्ट्रियन। देखो यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है और ये ट्रेन की पटरी है और ये गार्ड नहीं की गई है। अगर ये गार्ड की गई होती तो यहाँ पे इस तरह की फेंसिंग नजर आती, कैसी फेंसिंग नजर आती, लेकिन ये गार्डेड नहीं है तो ये है अनगार्डेड। ये जो एरिया है, ये जो रास्ता है, दिस इज अनगार्डेड रास्ता, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय वुड, पेपर एंड क्लोथ। तो ये जो सिंपल चीजों की वजह से आग लगती है उसे हमने क्लास ए फायर में ढाल रखा है, क्लास ए फायर में उसको डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन, बीसीएफ। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा के दिया है, हैलोजन एक्सटिंग्विशर जो होता है यही इससे भरा हुआ होता है। Next question number 8. Which comes under the mechanical occupational hazard? Noise, toxic, unskilled, unguarded machinery.
तो जो अनगार्डेड मशीनरी है दिस कम्स अंडर मैकेनिकल हजार्ड, ठीक है, दिस कम्स अंडर मैकेनिकल हजार्ड। नॉइज कम्स अंडर फिजिकल हजार्ड, टॉक्सिक कम्स अंडर केमिकल हजार्ड, अनस्किल्ड कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हजार्ड में आता है, ये साइकोलॉजी में नहीं आता अनस्किल्ड, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे जो बड़े बूढ़े कभी किसी को चोट लगती है छोटे बच्चों को अपने घर में, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि प्रेशर करो, वहां पे प्रेशर जोर से पकड़ के रखो। तो टाई द बैंडेज, अप्लाई ओनिमेंट, अप्लाई टीनेचर ओवर द वुंड, अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। तो घाव के ऊपर दवा बनाए रखो, वहां पे दवा बनाए रखोगे तो खून रुक जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, क्या कह रहा है ये साइन, स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो ये बता रहा है कि भाई यहाँ से जो है आप क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे पैदल चल सकते हो इस रोड पर। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग साइड में होता है ना, हमारे रोड की साइड में होता है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फुटपाथ कहते हैं, फुटपाथ, वो वाले बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स कॉजेस फायर, तो फायर के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है, जरूरी होता है, जरूरी होता है, हर जगह दिया गया है, तीन ये तो कट गया। फ्यूल जरूरी होता है, जरूरी होता है, ये भी कट गया। हीट जरूरी होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन मिल जाए तो बन जाए आपकी फायर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज अ गोल्डन आवर, गोल्डन आवर, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ एडमिशन, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये जो है फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, ऐसा नहीं कि फर्स्ट 30 मिनट्स गोल्डन पीरियड, भाई कौन से गोल्डन पीरियड, हर 30 मिनट गोल्डन पीरियड थोड़ी होता है। इंसिडेंट होने के बाद वाला पहला 30 मिनट जो होता है वो जो होता है उसको कहते हैं गोल्डन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्कप्लेस, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट को ही अवॉइड करो, बी वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, डूइंग थिंग्स इन one's own way by observing safety precautions and doing things with a highly skilled working practice। देखो, एक्सीडेंट को रोकने के लिए पहला स्टेप होना चाहिए, जो भी आपको सावधानियां बरतनी है उसका पालन करें। तो ऑप्शन सी, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो भी प्रिकॉशंस है सेफ्टी प्रिकॉशंस उसको ऑब्जर्व करो और उसको देखो कि कहाँ पे किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशन को ऑब्जर्व करना है या फिर किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करना है। ये पता ही नहीं होगा तो क्या ही आप पूरा पीपीई इक्विपमेंट पहन के निकलो पूरे के पूरे, लेकिन फायदा क्या है, पता ही नहीं कि किस तरह से प्रिकॉशंस लेना है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द सिंबल डिनोट, ये जो सिंबल है ये आपने रास्तों पे भी देख रखा होगा बहुत बार या मूवीज में वगैरह, जो डेंजरस मूवीज होते हैं हमने देखा है कि वहां पे स्टॉप का साइन है फिर भी लोग गाड़ी चला के आगे बढ़ रहे हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉप साइन। क्या है ये, स्टॉप का साइन है, तो ऑप्शन ए रुके। 15, व्हाट इज द कलर कोड बीन फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, पेपर के लिए हमने क्या पढ़ा था, पेपर के लिए होता है येलो कलर, येलो कलर, रेड कलर किसके लिए होता है, मेटल के लिए, ब्लू कलर किसके लिए होता है आपका, सॉरी पेपर के लिए ब्लू होता है, प्लास्टिक के लिए येलो होता है। पेपर के लिए क्या होता है, ब्लू होता है, और अदर के लिए स्काई ब्लू होता है, ग्रीन होता है आपके ग्लास के लिए, और ब्लैक होता है आपके फूड के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो क्या दिक्कत हो गई मेरी, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया और मैं पढ़ के फटाफट फटाफट आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यही एक सिंगल सी छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो पेपर जब भी आप दो, ध्यान देना कि क्वेश्चंस और ऑप्शंस इतने दिल लगा के पढ़ो जैसे आप आपकी प्रेमिका का लव लेटर पढ़ रहे हो, ठीक है। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन जिंदगी का एक अफसाना है, ध्यान रखना है, एक एक मार्क से लोगों की जिंदगी बदलती है, किसी का रैंक कहीं से कहीं पहुंच जाता है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है और किसी का सिलेक्शन रुक जाता है एक क्वेश्चन की वजह से। तो ये ध्यान से क्वेश्चन आंसर बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो क्या था, व्हाट इज कलर कोड फॉर बिन्स, बिन्स वेस्ट फॉर पेपर सेग्रीगेशन, तो पेपर के लिए जो होता है वो होता है आपका ब्लू कलर, और प्लास्टिक के लिए होता है येलो कलर, ग्लास के लिए ग्रीन होता है, ब्लैक के लिए सॉरी फूड के लिए आपका ब्लैक कलर होता है, और मेटल के लिए रेड कलर। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है दैट्स व्हाई मैं पता नहीं क्यों इस तरह के मजाक कर रही हूँ, बट ठीक है। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, तो ये साइन बता रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा साइन है, ये किस तरह का साइन है, दिस इज इंफॉर्मेशन साइन, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो स्क्वेयर ओब्लॉन्ग
साइन होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन साइन। तो ये बता रहे कि इधर दिल्ली है, इधर आपका नागपुर है, और इधर आपका पुणे है। ठीक है, इधर इधर जाओगे तो दिल्ली पड़ेगा, इधर जाओगे तो नागपुर पड़ेगा, और इधर जाओगे तो पुणे पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दिस इज इन्फॉर्मेशन साइन। नेक्स्ट है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। तो ये किस क्लास फायर की बात कर रहे हैं? ये क्लास बी फायर की बात कर रहा है। और मैंने आपको कहा था, क्लास बी फायर में वाटर एक्सटिंग्विशर छोड़ के बाकी एक्सटिंग्विशर आप यूज कर सकते हो। फोम एक्सटिंग्विशर, हैलोजन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है। आप ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, और फोम वाला भी यूज कर सकते हो। क्लास बी के लिए तो हमने ये सारे ही लिखा के दिए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ज्यादा आंसर सही जो है, मुझे लगता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होगा। यहाँ पे आप दिक्कत, हार्लन एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करोगे यहाँ पे, लेकिन ये तीन भी एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। गो विद ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो फायर विच इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड, रनिंग लिक्विड के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके आंसर में क्या दिया गया वो देखेंगे हम लोग, एक मिनट। कितने नंबर का? 17। 17 आंसर नहीं दिए यहाँ पे। 17 का ए बता रहा है, ठीक है, फोम एक्सटिंग्विशर। तो ये भाई ये याद कर लो। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्स है पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, बिटवीन द लाइंस वाले सीन आ गए यहाँ पे। तो ये प्लीज प्लीज याद कर लो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर रनिंग लिक्विड है, रनिंग लिक्विड फायर है, ठीक है, रनिंग लिक्विड की वजह से जो फायर लगी है वो आती है आपकी क्लास बी फायर में, और उसके लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। हालांकि क्लास बी फायर के लिए फोम, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों भी एक्सटिंग्विशर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यही एक इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू करने का। भाई थ्योरी पढ़ लिया, एमसीक्यू करोगे तो बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे, और किसके लिए कौन सा यूज करना है वगैरह वगैरह, इस तरह की सिचुएशन आप सिर्फ डायरी में लिख लो बस। व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। तो एबीसी में ए डिनोट करता है एयरवे, बी डिनोट करता है ब्रीदिंग, सी डिनोट करता है सर्कुलेशन। what is the process of breaking down the materials into organic compounds and can be used as a manure। तो ये जो आपका है, जो भी वेस्ट है, हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, खाने पीने का जो वेस्ट बच जाता है, उसको हम लोग एक तरह से खाद बनाने में उपयोग करते हैं। तो ये जो क्या है, ये कंपोस्टिंग, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट करना। ये बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की जिंदगी का क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पढ़ते ही आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो थोड़ी देर पहले ही मेरी गलती हुई थी, यहाँ पे देखो, प्लास्टिक के लिए येलो, रेड है आपका मेटल के लिए, ब्लू है आपका पेपर के लिए, और ग्रीन है आपका ग्लास के लिए। ओके ओके, यहाँ पे हमारे 20 सेफ्टी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये मैंने सिर्फ फिटर के जो एमसीक्यूज है वहां से सेफ्टी के क्वेश्चन उठाए हैं। आप क्या करना, अभी ये वीडियो खत्म होती है तुरंत निम्मी की वेबसाइट पे जाके टर्नर, वेल्डर, आरएसी सबके जो क्वेश्चन बैंक है वो उठाओ, और उसमें से सेफ्टी टॉपिक अभी के अभी निपटा दो। और जो भी नया उसमें क्वेश्चन मिले जो मैंने यहाँ नहीं उसको इंक्लूड किया है, उसको बस आपके डायरी में लिख लेना है। इससे क्या होगा कि सारे ट्रेड में से भी सेफ्टी उठाकर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा वो, तो आपका वहां पे आपके 2 मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये क्लास समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो लेट मी नो, ईमेल मी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।